प्रश्न 369। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी पर चर्चा कीजिए। उत्तर। 1। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में हुआ। ये हिंदी कहानी की प्रारंभिक अवस्था थी। 2। इस काल की कहानियों में आधुनिक कहानी कला का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, बल्कि वे लोककथा, दंतकथा, उपदेशात्मक आख्यान और भावप्रधान गद्य के रूप में लिखी जाती थीं। कहानी अभी निर्माण की प्रक्रिया में थी। 3। प्रारंभिक हिंदी कहानियों पर संस्कृत कथाओं, पंचतंत्र, हितोपदेश, बैताल पच्चीसी, फारसी किस्सों तथा बंगला साहित्य का गहरा प्रभाव था। मौलिकता अपेक्षाकृत कम थी। 4। इस दौर की कहानियों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, नैतिक शिक्षा और आदर्शों का प्रचार था। सामाजिक यथार्थ का अभाव दिखाई देता है। 5। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य के विकास के साथ कहानी लेखन की भी शुरुआत हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक हिंदी गद्य की नींव रखी। 6। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रारंभिक कहानीकार माना जाता है। उनकी कहानी इंदुमती 1960 को हिंदी की प्रारंभिक मौलिक कहानियों में गिना जाता है। इसमें भावुकता और रोमांटिकता प्रमुख है। 7। माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की आरंभिक यथार्थवादी कहानियों में मानी जाती है। इसमें सामाजिक संवेदना और मानवीय संबंधों का चित्रण मिलता है। 8। इस काल की कहानियों में संयोग, चमत्कार, आदर्शवाद और उपदेशात्मकता की प्रधानता थी। चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विकास बहुत सीमित था। 9। भाषा की दृष्टि से ब्रजभाषा, खड़ी बोली और उर्दू मिश्रित शैली का प्रयोग मिलता है। भाषा अभी स्थिर और परिष्कृत नहीं हुई थी। 10। पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी कहानी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरस्वती जैसी पत्रिकाओं ने कहानी लेखन को मंच प्रदान किया। यहीं से आधुनिक हिंदी कहानी की दिशा तैयार हुई। 11। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी में जीवन की व्यापक सामाजिक यथार्थ और गहरे मनोविश्लेषण का अभाव था, किंतु इसी काल ने आगे चलकर आधुनिक हिंदी कहानी की आधारभूमि तैयार की। ये संक्रमण और निर्माण का काल था। प्रश्न 122। कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी पर चर्चा कीजिए। उत्तर। 1। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी कहानी के प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कहानीकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने हिंदी कहानी को कलात्मकता और संवेदनात्मक गहराई प्रदान की। 2। उनका जन्म 1883 ई में जयपुर में हुआ था। वे संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी और अंग्रेजी के विद्वान थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। 3। गुलेरी ने बहुत कम कहानियां लिखी, किंतु उनकी सीमित रचनाओं ने हिंदी कहानी साहित्य में स्थायी स्थान बना लिया। गुण की दृष्टि से उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4। उनकी प्रमुख कहानियां उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा हैं। इनमें आधुनिक कहानी कला के तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। 5। उसने कहा था उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी है, जिसे हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी माना जाता है। इसमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। 6। गुलेरी की कहानियों में घटनाओं की अनावश्यक अधिकता नहीं मिलती, बल्कि कथानक अत्यंत सुसंगठित और प्रभावशाली होता है। संक्षिप्तता उनकी प्रमुख विशेषता है। 7। उन्होंने पात्रों के मनोभावों और मानसिक संघर्षों का सूक्ष्म चित्रण किया। मनोवैज्ञानिकता उनकी कहानी कला का महत्वपूर्ण पक्ष है। 8। उनकी भाषा सरल, स्वाभाविक, बोलचाल के निकट तथा प्रभावपूर्ण है। संवाद योजना अत्यंत जीवंत और पात्रानुकूल मिलती है। 9। गुलेरी की कहानियों में भावुकता होते हुए भी कृत्रिमता नहीं है। वे मानवीय संवेदना को अत्यंत सहज रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही उनकी कला की सबसे बड़ी शक्ति है। 10। उनकी कहानियों में देशभक्ति, मानवीय संबंध, प्रेम और त्याग जैसे जीवन मूल्यों का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। वे आदर्श और यथार्थ के संतुलित कथाकार हैं। 11। हिंदी कहानी के विकास में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदी कहानी को आधुनिक शिल्प, मनोवैज्ञानिक गहराई और कलात्मक परिपक्वता प्रदान की। वे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के श्रेष्ठ कथाकार हैं। प्रश्न 125 हनरिथियान। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों पर विचार करते हुए उनकी कहानी कला का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर। 1। प्रेमचंद हिंदी कहानी साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी कहानी को आदर्शवाद से निकालकर सामाजिक यथार्थ की भूमि पर स्थापित किया। 2। उनकी कहानियों में भारतीय समाज, ग्रामीण जीवन, गरीबी, शोषण, जातीय भेदभाव, स्त्री स्थिति तथा मानवीय संघर्षों का अत्यंत यथार्थ चित्रण मिलता है। वे जनजीवन के कथाकार हैं। 3। पूस की रात में किसान जीवन की दरिद्रता और विवशता का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। हल्कू का चरित्र भारतीय किसान की पीड़ा का प्रतीक बन जाता है। 4। कफन प्रेमचंद की सर्वाधिक चर्चित कहानियों में है, जिसमें गरीबी, संवेदनहीनता और सामाजिक विडंबना का तीखा चित्रण मिलता है। घीसू और माधव के माध्यम से विकृत सामाजिक व्यवस्था को उजागर किया गया है। 5। ईदगाह में बाल मनोविज्ञान, दादी पोते का स्नेह तथा त्याग की भावना का अत्यंत संवेदनात्मक चित्रण हुआ है। हामिद का चरित्र मानवीय करुणा का प्रतीक है। 6। नमक का दरोगा में ईमानदारी और नैतिकता की प्रतिष्ठा दिखाई गई है। वंशीधर आदर्शवादी चरित्र के रूप में सामने आते हैं। 7। दो बैलों की कथा में
पशुओं के माध्यम से मानवीय संवेदना, आत्मीयता और श्रमशील जीवन का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद की मानवीय दृष्टि यहाँ स्पष्ट दिखाई देती है। 8 ठाकुर का कुआं और सदगति जैसी कहानियों में जातिगत शोषण और सामाजिक अन्याय का यथार्थवादी चित्रण मिलता है। वे दलित और वंचित वर्ग की पीड़ा को स्वर देते हैं। 9 प्रेमचंद की कहानी कला की सबसे बड़ी विशेषता उनका यथार्थवाद है। उन्होंने जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया। 10 उनके पात्र सामान्य जीवन से लिए गए हैं। किसान, मजदूर, स्त्री, दलित, निम्न वर्गीय व्यक्ति तथा छोटे कर्मचारी उनकी कहानियों के केंद्र में दिखाई देते हैं। उनकी कहानियां जनजीवन से गहराई से जुड़ी हैं। और देती हो, प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज, व्यावहारिक तथा बोलचाल के निकट है। उन्होंने भाषा को कृत्रिमता से मुक्त रखा। तारा संवाद उनकी कहानियों में अत्यंत स्वाभाविक और पात्रानुकूल मिलते हैं। संवाद कथा को जीवंत बना देते हैं। तारा उनकी कहानियों में आदर्शवाद और यथार्थवाद का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। प्रारंभिक कहानियों में आदर्शवाद तथा बाद की कहानियों में कठोर यथार्थ अधिक प्रमुख है। 14 प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को सामाजिक चेतना, मानवीय संवेदना और कलात्मक परिपक्वता प्रदान की। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ यथार्थवादी कहानीकार माने जाते हैं। प्रश्न 162 प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की कर्मभूमि ही नहीं बदली, बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। व्याख्या कीजिए। उत्तर 1 प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कहानी मुख्यतः तिलिस्म, चमत्कार, रोमांच, उपदेश और आदर्शवाद तक सीमित थी। उसका संबंध वास्तविक जीवन से बहुत कम था। 2 प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को कल्पना लोक से निकालकर समाज और जनजीवन की वास्तविक भूमि पर स्थापित किया। यही हिंदी कहानी की कर्मभूमि में सबसे बड़ा परिवर्तन था। 3 उन्होंने किसान, मजदूर, दलित, स्त्री, निम्न वर्ग और शोषित समाज को कहानी का केंद्र बनाया। पहली बार सामान्य मनुष्य साहित्य का नायक बना। 4 प्रेमचंद की कहानियों में ग्रामीण जीवन, गरीबी, भूख, शोषण, जातिगत भेदभाव और सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्रण मिलता है। उन्होंने जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया। 5 पूस की रात, कफन, सदगति, ठाकुर का कुआं और ईदगाह जैसी कहानियों ने हिंदी कहानी को सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदना से जोड़ दिया। ये कहानी के स्वरूप में मौलिक परिवर्तन था। 6 प्रेमचंद ने केवल विषय वस्तु ही नहीं बदली, बल्कि कहानी की कला और दृष्टि का भी विकास किया। यही हिंदी कहानी का कायाकल्प है। 7 उन्होंने कहानी को उपदेशात्मकता और कृत्रिम आदर्शवाद से मुक्त करके उसे स्वाभाविक, जीवन सापेक्ष और प्रभावशाली बनाया। कहानी जीवन की सच्चाइयों की अभिव्यक्ति बन गई, न उनके पात्र वास्तविक जीवन से लिए गए हैं। वे असाधारण न होकर सामान्य मनुष्य हैं। इससे कहानी अधिक विश्वसनीय और जीवंत बन गई। न प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज, व्यवहारिक तथा जनसामान्य के निकट है। उन्होंने हिंदी कहानी की भाषा को कृत्रिमता से मुक्त किया। 10 उनकी कहानियों में संवाद अत्यंत स्वाभाविक और पात्रानुकूल मिलते हैं। संवादों के माध्यम से चरित्र और परिस्थिति दोनों स्पष्ट हो जाते हैं। 11 प्रेमचंद ने हिंदी कहानी में सामाजिक उद्देश्य, नैतिक चेतना और मानवीय करुणा का समन्वय किया। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, सामाजिक जागरण का माध्यम भी हैं। बी इस प्रकार प्रेमचंद ने हिंदी कहानी के विषय, दृष्टिकोण, पात्र, भाषा, शिल्प और उद्देश्य सभी स्तरों पर परिवर्तन किया। इसी कारण कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी कहानी की कर्मभूमि ही नहीं, उसका कायाकल्प भी कर दिया। प्रश्न 336 मत हिंदी की प्रगतिवादी कहानियों पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1 हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी आंदोलन का औपचारिक आरंभ 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से माना जाता है। इस आंदोलन ने साहित्य को जनजीवन और सामाजिक यथार्थ से जोड़ दिया। 2 प्रगतिवादी कहानियों का मुख्य उद्देश्य समाज के शोषित, पीड़ित मजदूर, किसान और निम्न वर्गीय लोगों की समस्याओं को अभिव्यक्ति देना था। साहित्य सामाजिक संघर्ष का माध्यम बन गया। 3 इन कहानियों पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वर्ग संघर्ष, आर्थिक विषमता और सामाजिक अन्याय इनके प्रमुख विषय हैं। 4 प्रगतिवादी कहानीकारों ने पूंजीवाद, सामंतवाद, रूढ़िवाद और शोषणकारी व्यवस्था का विरोध किया। वे परिवर्तन और सामाजिक समानता के पक्षधर थे। 5 प्रेमचंद को हिंदी प्रगतिवादी कहानी की आधारभूमि तैयार करने वाला कथाकार माना जाता है। कफन, सदगति, ठाकुर का कुआं तथा पूस की रात जैसी कहानियों में सामाजिक यथार्थ और शोषण का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। उनकी कहानियों में जनजीवन की सच्चाई दिखाई देती है। 6 यशपाल प्रगतिवादी कहानी के प्रमुख प्रतिनिधि कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में क्रांतिकारी चेतना, वर्ग संघर्ष और स्त्री स्वतंत्रता का स्वर प्रमुख है। वे सामाजिक विद्रोह के कथाकार हैं। 7 उपेंद्रनाथ अश्क ने निम्न मध्यवर्गीय जीवन, बेरोजगारी, संघर्ष और मानसिक तनावों का यथार्थ चित्रण किया। उनकी कहानियां जीवन के छोटे छोटे यथार्थों से जुड़ी हैं। 8 रांगे राघव, अमृतलाल लागर, भगवती चरण वर्मा तथा भीष्म साहनी आदि ने भी प्रगतिवादी कहानी परंपरा को समृद्ध किया।
इनकी कहानियों में सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदना मिलती है। 9 प्रगतिवादी कहानियों की सबसे प्रमुख विशेषता यथार्थवाद है। इनमें जीवन का कठोर, संघर्षपूर्ण और वास्तविक चित्रण मिलता है। 10 इन कहानियों में किसान जीवन, मजदूरों की दयनीय स्थिति, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, स्त्री शोषण तथा जातिगत अन्याय का मार्मिक चित्रण मिलता है। समाज की विसंगतियां स्पष्ट रूप से उभरती हैं। 11 भाषा की दृष्टि से प्रगतिवादी कहानियां सरल, सहज, बोलचाल की तथा जनसामान्य के निकट हैं। इनमें कृत्रिमता और अलंकता का अभाव है। 12 प्रगतिवादी कहानीकारों ने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर सामाजिक परिवर्तन और जन जागरण का माध्यम बनाया। साहित्य में उपयोगितावादी दृष्टि विकसित हुई। 13 कई बार इन कहानियों में विचारधारा की अधिकता के अकारण कलात्मकता प्रभावित हुई। कुछ रचनाएं अत्यधिक प्रचारात्मक प्रतीत होती हैं। 14 हिंदी की प्रगतिवादी कहानियों ने साहित्य को सामाजिक यथार्थ, संघर्षशील जनजीवन और परिवर्तनकारी चेतना से जोड़कर हिंदी कहानी को नई दिशा और व्यापकता प्रदान की। ये हिंदी कहानी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। प्रश्न 327 हिंदी की मनोवैज्ञानिक कहानी पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1 हिंदी कहानी साहित्य में मनोवैज्ञानिक कहानी का विकास मुख्यतः प्रेमचंदोत्तर काल में हुआ। इस धारा में बाह्य घटनाओं की अपेक्षा मानव मन की आंतरिक स्थितियों पर अधिक बल दिया गया। 2 मनोवैज्ञानिक कहानियों में व्यक्ति के मन, भावनाओं, अंतर्द्वंद, कुंठाओं, अकेलेपन और मानसिक संघर्षों का सूक्ष्म चित्रण किया जाता है। मानव मन कहानी का केंद्र बन जाता है। 3 इस धारा पर फ्राइड, एडलर और युंग जैसे मनोवैज्ञानिक विचारकों का प्रभाव दिखाई देता है। अवचेतन मन और दबी इच्छाओं की अभिव्यक्ति को महत्व मिला। 4 मनोवैज्ञानिक कहानीकारों ने सामाजिक घटनाओं की अपेक्षा व्यक्ति की आंतरिक संवेदना और मानसिक स्थिति को अधिक महत्व दिया। कहानी बाह्य से आंतरिक यात्रा की ओर बढ़ती है। 5 जैनेन्द्र कुमार हिंदी के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कहानीकार माने जाते हैं। उनकी कहानियों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों और अंतर्द्वंद का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। वे व्यक्ति चेतना के कथाकार हैं। 6 जैनेन्द्र की कहानियां पत्नी, पाजेब और एक रात आदि में नारी मन, प्रेम, दाम्पत्य और मानसिक जटिलताओं का चित्रण मिलता है। उनकी कहानियां आत्मविश्लेषण प्रधान हैं। 7 अज्ञे ने भी मनोवैज्ञानिक कहानी को नई दिशा दी। उनकी कहानियों में आधुनिक मनुष्य का अकेलापन, अस्तित्व बोध और मानसिक तनाव दिखाई देता है। वे बौद्धिक संवेदना के कथाकार हैं। 8 इलाचंद्र जोशी की कहानियों में मानसिक विकृतियों, कुंठाओं और अवचेतन मन का सूक्ष्म विश्लेषण मिलता है। उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक शैली को विकसित किया। नान मनोवैज्ञानिक कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता चरित्रों का गहरा मानसिक विश्लेषण है। घटनाओं की अपेक्षा मनाह स्थितियों का महत्व अधिक होता है। 10 इन कहानियों में कथानक अपेक्षाकृत सीमित होता है, किंतु भावनात्मक और मानसिक गहराई अत्यधिक होती है। कहानी का विकास मनोप्रवाह के माध्यम से होता है। 11 भाषा की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक कहानियाँ सांकेतिक, सूक्ष्म, आत्मविश्लेषणात्मक और भाव प्रधान होती हैं। इनमें प्रतीक और संकेतों का प्रयोग भी मिलता है। 12 इन कहानियों में व्यक्ति की निजी समस्याएं, दाम्पत्य संबंध, प्रेम, अकेलापन, अपराध बोध और मानसिक तनाव प्रमुख विषय बनकर उभरते हैं। व्यक्ति चेतना को विशेष महत्व दिया गया। तेरा कई बार अत्यधिक आत्मविश्लेषण और बौद्धिकता के कारण ये कहानियां सामान्य पाठकों के लिए जटिल प्रतीत होती हैं। इनकी कथा वस्तु सीमित हो जाती है। 14 हिंदी की मनोवैज्ञानिक कहानियों ने मानव मन की सूक्ष्म संवेदनाओं और अंतर जगत को अभिव्यक्ति देकर हिंदी कहानी साहित्य को नई गहराई और कलात्मक परिपक्वता प्रदान की। ये हिंदी कहानी की महत्वपूर्ण धारा है। प्रश्न 340 नई कहानी की प्रमुख विशेषताओं पर विचार कीजिए और बताइए कि इसे नई कहानी क्यों कहा जाता है। उत्तर 1 हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन का विकास मुख्यतः 1950 के बाद हुआ। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बदलते सामाजिक और मानसिक यथार्थ की अभिव्यक्ति थी। 2 नई कहानी ने पारंपरिक आदर्शवाद, उपदेशात्मकता और बाह्य घटनाओं की प्रधानता से हटकर आधुनिक मनुष्य के जीवन संघर्ष और मानसिक जटिलताओं को केंद्र बनाया। यहीं इसकी नवीनता निहित है। 3 नई कहानी का मुख्य विषय मध्यवर्गीय जीवन, अकेलापन, अस्तित्व संकट, दाम्पत्य तनाव, टूटते संबंध और आधुनिक जीवन की विडंबनाएं हैं। व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा को प्रमुखता मिली। 4 इस कहानी धारा में बाहरी घटनाओं की अपेक्षा व्यक्ति की मनस्थितियों, संवेदनाओं और मानसिक संघर्षों का सूक्ष्म चित्रण किया गया। मानव मन कहानी का केंद्र बन गया। 5 नई कहानी में यथार्थ का चित्रण अत्यंत तीखा और जीवन सापेक्ष है। ये आदर्श नहीं बल्कि भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति है। 6 नई कहानीकारों ने आधुनिक जीवन की निराशा, घुटन, अजनबीपन और मूल्य संकट को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।
ये आधुनिक संवेदना की कहानी है। 7. मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। इन लेखकों ने हिंदी कहानी को नई दिशा प्रदान की। 8. मोहन राकेश की कहानियों में दाम्पत्य संबंधों का तनाव और आधुनिक मनुष्य की अस्थिरता दिखाई देती है। वे संबंधों के विघटन के कथाकार हैं। 9. राजेंद्र यादव ने मध्यवर्गीय जीवन, स्त्री पुरुष संबंध और मानसिक द्वंद्व का चित्रण किया। उनकी कहानियां सामाजिक और मानसिक यथार्थ से जुड़ी हैं। 10. कमलेश्वर की कहानियों में सामाजिक परिवर्तन, विसंगति और जनजीवन की समस्याओं का चित्रण मिलता है। वे व्यापक सामाजिक दृष्टि के कहानीकार हैं। 11. निर्मल वर्मा ने अकेलेपन, अजनबीपन और अस्तित्ववादी संवेदना को अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया। उनकी कहानियां आंतरिक अनुभूति की कहानियां हैं। 12. नई कहानी की भाषा सरल, सांकेतिक, व्यंजनात्मक और बोलचाल के निकट है। भाषा में कृत्रिम अलंकरण का अभाव मिलता है। 13. इन कहानियों में कथानक अपेक्षाकृत सीमित होता है, किंतु संवेदना और मनोवैज्ञानिक गहराई अधिक होती है। घटना से अधिक अनुभूति को महत्व दिया गया। 14. इसे नई कहानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने विषय, दृष्टिकोण, शिल्प, भाषा और संवेदना सभी स्तरों पर हिंदी कहानी को नया रूप प्रदान किया। ये आधुनिक जीवन बोध और बदलती मानवीय चेतना की कहानी है। प्रश्न 1939 मत नई कहानी के बाद हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर 1. नई कहानी आंदोलन के बाद हिंदी कहानी साहित्य में अनेक नई प्रवृत्तियों और धाराओं का विकास हुआ। हिंदी कहानी अधिक व्यापक, बहुआयामी और प्रयोगशील बन गई। 2. 1960 के बाद नई कहानी के प्रति असंतोष की भावना दिखाई देने लगी, क्योंकि नई कहानी पर अत्यधिक व्यक्तिवाद, मध्यवर्गीय सीमितता और मानसिक कुंठाओं में उलझने का आरोप लगाया गया। इसी प्रतिक्रिया से नई धाराओं का जन्म हुआ। 3. नई कहानी के बाद साठोत्तरी कहानी का विकास हुआ। इसमें सामाजिक विसंगतियों, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मूल्यहीनता और व्यवस्था विरोध का तीखा चित्रण मिलता है। यथार्थ अधिक कठोर और आक्रोशपूर्ण हो गया। 4. इस दौर के कहानीकारों ने आधुनिक जीवन की विडंबना, टूटन, अकेलापन और सामाजिक असंतुलन को नए ढंग से प्रस्तुत किया। व्यक्ति और व्यवस्था के संघर्ष को प्रमुखता मिली। 5. ध्यानरंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह तथा रविंद्र कालिया आदि साठोत्तरी कहानी के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। इनकी कहानियों में विद्रोह और व्यंग्य का स्वर स्पष्ट है। 6. इसके बाद अकहानी आंदोलन का विकास हुआ, जिसमें पारंपरिक कथानक और संरचना का विरोध किया गया। अनुभूति और अस्तित्व बोध को अधिक महत्व दिया गया। 7. समानांतर कहानी आंदोलन ने आम आदमी, श्रमिक वर्ग और सामाजिक संघर्षों को केंद्र में रखा। कमलेश्वर इस धारा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। 8. जनवादी कहानी धारा में सामाजिक अन्याय, वर्ग संघर्ष, शोषण और जनसामान्य के जीवन संघर्ष का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ। ये प्रगतिशील चेतना से जुड़ी कहानी धारा थी। 9. स्त्री विमर्श आधारित कहानियों का विकास भी इसी काल में हुआ। मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा और मृदुला गर्ग आदि ने स्त्री अस्मिता, दाम्पत्य तनाव और नारी स्वतंत्रता को स्वर दिया। स्त्री जीवन की नई चेतना विकसित हुई। 10. दलित कहानी आंदोलन ने सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता और दलित जीवन की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी। हाशिए के समाज को साहित्य में स्थान मिला। 11. आदिवासी तथा उत्तराधुनिक कहानियों में भी पहचान संकट, विस्थापन, उपभोक्तावाद और वैश्वीकरण की समस्याओं को चित्रित किया गया। समकालीन जीवन की जटिलताएं कहानी का विषय बनी। तख्त नई कहानी के बाद हिंदी कहानी में शिल्प और भाषा के स्तर पर भी अनेक प्रयोग हुए। प्रतीक, संकेत, व्यंग्य, आत्मकथात्मक शैकापरली और बहुस्तरीय कथन शैली का विकास हुआ। 13. समकालीन हिंदी कहानी में स्त्री, दलित, आदिवासी, मध्य वर्ग, महानगरीय जीवन, राजनीति, बाजारवाद और तकनीकी युग की समस्याएं प्रमुख विषय बन चुकी हैं। कहानी का संसार अत्यंत व्यापक हो गया है। 14. इस प्रकार नई कहानी के बाद हिंदी कहानी की विकास यात्रा निरंतर परिवर्तन, प्रयोग, सामाजिक चेतना और नए जीवन बोध की यात्रा रही है। हिंदी कहानी ने समय के साथ स्वयं को निरंतर विस्तृत और समृद्ध किया है। प्रश्न 113. कहानीकार अज्ञेय पर चर्चा कीजिए। उत्तर ओ पारेख अज्ञेय हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रयोगवादी, मनोवैज्ञानिक और आधुनिक चेतना के कहानीकार माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी कहानी को बौद्धिक गहराई और कलात्मक नवीनता प्रदान की। अज्ञेय का वास्तविक नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था। उनका जन्म 1911 में हुआ। वे कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और संपादक के रूप में भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। 3. अज्ञेय की कहानियों में आधुनिक मनुष्य का अकेलापन, अस्तित्व संकट, मानसिक तनाव और आत्मसंघर्ष प्रमुख रूप से चित्रित हुआ है। वे व्यक्ति चेतना के कथाकार हैं। 4. उनकी प्रमुख कहानियाँ शरणदाता, रोज, विपत्का,
कोठरी की बात तथा परंपरा आदि हैं। इनमें आधुनिक संवेदना और प्रश्न 59 कहानीकार मोहन राकेश पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1। मोहन राकेश हिंदी के प्रमुख नए कहानीकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने हिंदी कहानी को आधुनिक जीवन बोध और संबंधों की जटिल संवेदना प्रदान की। 2। उनका जन्म 1925 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। वे कहानीकार, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। नई कहानी आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। 3। मोहन राकेश की कहानियों में आधुनिक मध्यवर्गीय जीवन, दाम्पत्य तनाव, अकेलापन, अजनबीपन और संबंधों के विघटन का चित्रण प्रमुख रूप से मिलता है। वे आधुनिक जीवन की टूटन के कथाकार हैं। 4। उनकी प्रमुख कहानियां मिसपाल, उसकी रोटी, एक और जिंदगी, आखिरी सामान तथा परमात्मा का कुत्ता आदि हैं। इनमें आधुनिक संवेदना और मनोवैज्ञानिक गहराई दिखाई देती है। 5। उसकी रोटी में प्रतीक्षा, अकेलापन और दाम्पत्य संबंधों की दूरी का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। ये नई कहानी की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। 6। मोहन राकेश की कहानियों में बाहरी घटनाओं की अपेक्षा पात्रों की मानसिक स्थिति और आंतरिक तनाव को अधिक महत्व दिया गया है। मानव मन कहानी का केंद्र बन जाता है। 7। उनकी कहानियों में आधुनिक मनुष्य की असफलता, असंतोष, घुटन और मूल्य संकट का यथार्थ चित्रण मिलता है। वे आधुनिक युग की विडंबनाओं को उजागर करते हैं। 8। मोहन राकेश ने स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता और बदलते पारिवारिक संबंधों को अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया। उनकी कहानियां संबंधों की आंतरिक सच्चाई को सामने लाती है। 9। उनकी भाषा सरल, सहज, सांकेतिक तथा बोलचाल के निकट है। भाषा में अनावश्यक अलंकरण नहीं मिलता। 10। संवाद उनकी कहानियों में अत्यंत स्वाभाविक और प्रभावशाली हैं। संवादों के माध्यम से पात्रों का मानसिक तनाव स्पष्ट हो जाता है। 11। मोहन राकेश की कहानी कला में सांकेतिकता, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और आधुनिक शिल्पगत प्रयोग विशेष रूप से दिखाई देते हैं। वे अनुभूति प्रधान कहानीकार हैं। 12। कई बार उनकी कहानियों में निराशा, अकेलापन और संबंधों की विफलता की अधिकता दिखाई देती है। यह आधुनिक जीवन की त्रासदी का प्रतीक है। 13। मोहन राकेश ने हिंदी कहानी को आधुनिक संवेदना, मनोवैज्ञानिक गहराई और कलात्मक परिपक्वता प्रदान की। वे नई कहानी आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। प्रश्न 59। कहानीकार कृष्णा सोप्ती पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1। कृष्णा सोप्ती हिंदी साहित्य की प्रमुख कथाकारों में गिनी जाती हैं। उन्होंने हिंदी कहानी और उपन्यास को स्त्री चेतना तथा जीवन की स्वाभाविक संवेदना से समृद्ध किया। 2। उनका जन्म 1925 ई में गुजरात, अब पाकिस्तान में हुआ था। वे हिंदी की सशक्त और विशिष्ट महिला लेखिका मानी जाती हैं। 3। कृष्णा सोप्ती की कहानियों में स्त्री अस्मिता, नारी स्वतंत्रता, मानवीय संबंध, ग्रामीण जीवन और सामाजिक यथार्थ का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। वे स्त्री अनुभूति की प्रखर कथाकार हैं। 4। उनकी प्रमुख कहानियां सिक्का बदल गया, बादलों के घेरे, दार से बिछुड़ी तथा यारों के यार आदि हैं। इनमें जीवन की विविध संवेदनाएं अभिव्यक्त हुई हैं। 5। सिक्का बदल गया कहानी में विभाजन की त्रासदी, सामाजिक परिवर्तन और मानवीय संबंधों के टूटने का मार्मिक चित्रण मिलता है। ये उनकी प्रतिनिधि कहानी मानी जाती है। 6। कृष्णा सोबती ने स्त्री जीवन की पीड़ा, संघर्ष, इच्छाओं और आत्मसम्मान को अत्यंत साहसपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने स्त्री को केवल सहनशील पात्र नहीं, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया। 7। उनकी कहानियों में पात्र अत्यंत जीवंत, स्वाभाविक और जीवन के निकट दिखाई देते हैं। वे कृत्रिम आदर्शवाद से दूर रहती हैं। 8। कृष्णा सोबती की भाषा उनकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। उन्होंने बोलियों, लोक भाषा और पंजाबी सृत हिंदी का प्रभावशाली प्रयोग किया। उनकी भाषा में जीवंतता और मौलिकता मिलती है। 9। उनकी कहानियों में संवाद अत्यंत स्वाभाविक, तीखे और पात्रानुकूल होते हैं। संवादों से पात्रों का व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से उभरता है। 10। कृष्णा सोबती ने सामाजिक रूढ़ियों, पितृसत्तात्मक व्यवस्था और स्त्री दमन के विरुद्ध अपनी कहानियों में तीखा प्रतिरोध व्यक्त किया। उनकी कहानियों में विद्रोही चेतना दिखाई देती है। 11। उनकी कहानी कला में मनोवैज्ञानिक गहराई, संवेदनात्मक तीव्रता और यथार्थवादी दृष्टि का सुंदर समन्वय मिलता है। वे आधुनिक हिंदी कहानी की विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। 12। कृष्णा सोबती ने हिंदी कहानी को स्त्री चेतना, भाषाई नवीनता और जीवन की स्वाभाविक अनुभूति से समृद्ध किया। वे हिंदी की अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कहानीकार हैं। प्रश्न 333। कहानी और उपन्यास में तुलना कीजिए। उत्तर 1। कहानी और उपन्यास दोनों गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं, किंतु दोनों के स्वरूप, उद्देश्य और विस्तार में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। दोनों की रचनात्मक प्रकृति भिन्न होती है। 2। कहानी का आकार छोटा और सीमित होता है, जबकि उपन्यास का आकार विस्तृत और व्यापक होता है। कहानी जीवन के एक क्षण को प्रस्तुत करती है, जबकि उपन्यास जीवन के व्यापक चित्र को। 3। कहानी में सामान्यतः एक ही घटना, भावना या समस्या पर केंद्रित कथानक होता है,
जबकि उपन्यास में अनेक घटनाएं और उपकथाएं शामिल हो सकती हैं। उपन्यास का कथा विस्तार अधिक होता है। 4. कहानी का उद्देश्य कम शब्दों में तीव्र प्रभाव उत्पन्न करना होता है, जबकि उपन्यास का उद्देश्य जीवन का विस्तृत और बहुआयामी चित्र प्रस्तुत करना होता है। दोनों की प्रभाव पद्धति अलग होती है। 5. कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है और उनका विकास भी संक्षिप्त रूप में किया जाता है, जबकि उपन्यास में अनेक पात्र होते हैं तथा उनके चरित्र का विस्तृत विकास किया जाता है। उपन्यास में चरित्र चित्रण अधिक व्यापक होता है। 6. कहानी में समय और स्थान का दायरा सीमित रहता है, जबकि उपन्यास में लंबे समय और विस्तृत सामाजिक परिवेश का चित्रण संभव होता है। उपन्यास अधिक विस्तृत जीवन दृष्टि प्रस्तुत करता है। 7. कहानी में कसाव, संक्षिप्तता और एकात्मक प्रभाव की विशेष महत्ता होती है। अनावश्यक विस्तार के लिए स्थान नहीं होता। 8. उपन्यास में वर्णन, संवाद, घटनाओं और परिस्थितियों का विस्तार पूर्वक चित्रण किया जाता है। उसमें जीवन की बहुस्तरीयता दिखाई देती है। 9. कहानी का अंत प्रायः तीव्र प्रभाव छोड़ता है, जबकि उपन्यास धीरे धीरे विकसित होकर समग्र प्रभाव उत्पन्न करता है। दोनों की संरचना अलग प्रकार की होती है। 10. भाषा की दृष्टि से कहानी अपेक्षाकृत अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक होती है, जबकि उपन्यास में भाषा का विस्तार और विविधता अधिक मिलती है। उपन्यास में शैलीगत विविधता संभव होती है। 11. कहानी का पाठ एक बैठक में संभव होता है, जबकि उपन्यास को पढ़ने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। दोनों की ग्रहण प्रक्रिया भी अलग है। 12. कहानी जीवन के किसी एक पक्ष, मनस्थिति या घटना को तीव्रता से प्रस्तुत करती है, जबकि उपन्यास जीवन की व्यापक सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या करता है। उपन्यास जीवन का विस्तृत महाकाव्य माना जाता है। 13. इस प्रकार कहानी और उपन्यास दोनों स्वतंत्र और साहित्यिक विधाएं हैं। कहानी संक्षिप्तता और प्रभाव की विधा है, जबकि उपन्यास व्यापकता और जीवन विस्तार की विधा है। दोनों का साहित्य में समान रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न 69. उपन्यास और यथार्थवाद का संबंध स्पष्ट कीजिए। क्या यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास यथार्थ की विभिन्न भूमियों का प्रकाशन मात्र है? उत्तर 1. उपन्यास और यथार्थवाद का संबंध अत्यंत घनिष्ठ माना जाता है। उपन्यास जीवन और समाज की वास्तविक परिस्थितियों का व्यापक चित्र प्रस्तुत करने वाली विधा है। 2. यथार्थवाद का अर्थ जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना है। इसमें कल्पना और आदर्शवाद की अपेक्षा सामाजिक सत्य और अनुभव को अधिक महत्व दिया जाता है। 3. उपन्यास में समाज, व्यक्ति, परिवार, राजनीति, अर्थव्यवस्था और मानवीय संबंधों का विस्तृत चित्रण संभव होता है। इसलिए यथार्थवाद की अभिव्यक्ति के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त विधा मानी जाती है। उपन्यास जीवन का दर्पण बन जाता है। 4. हिंदी उपन्यास के प्रारंभिक दौर में तिलिस्म, रोमांच और आदर्शवाद की प्रधानता थी, किंतु प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को सामाजिक यथार्थ की भूमि पर स्थापित किया। उन्होंने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा। 5. गोदान, सेवा सदन, निर्मला और रंगभूमि जैसे उपन्यासों में किसान जीवन, स्त्री समस्या, सामाजिक शोषण और आर्थिक विषमता का यथार्थ चित्रण मिलता है। प्रेमचंद हिंदी के महान यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। 6. प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास में यथार्थ के अनेक नए आयाम विकसित हुए। यथार्थ अधिक व्यापक, जटिल और बहुआयामी बन गया। 7. जैनेन्द्र कुमार और अज्जेय ने मनोवैज्ञानिक यथार्थ को प्रमुखता दी। उन्होंने व्यक्ति के अंतर्मन, कुंठाओं और मानसिक संघर्षों का चित्रण किया। 8. यशपाल, अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा आदि ने सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ को अपने उपन्यासों का आधार बनाया। समाज की विसंगतियां और वर्ग संघर्ष प्रमुख विषय बने। 9. फणीश्वरन नाथ रेणु ने आंचलिक यथार्थ को हिंदी उपन्यास में प्रतिष्ठित किया। मैला आंचल में ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति और क्षेत्रीय समस्याओं का जीवंत चित्रण मिलता है। यथार्थ की नई भूमि का उद्घाटन हुआ। 10. नई कहानी और आधुनिकता के प्रभाव से हिंदी उपन्यास में अस्तित्ववादी, महानगरीय और मध्यवर्गीय यथार्थ का विकास हुआ। अकेलापन, अजनबीपन और मूल्य संकट प्रमुख विषय बने। 11. बाद के उपन्यासों में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी जीवन, विस्थापन और उपभोक्तावाद जैसे नए यथार्थ भी सामने आए। हिंदी उपन्यास का संसार अत्यंत विस्तृत हो गया। 12. ये कहना आंशिक रूप से सही है कि प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास यथार्थ की विभिन्न भूमियों का प्रकाशन बन गया, क्योंकि अधिकांश उपन्यासकारों ने जीवन की विविध सामाजिक, मानसिक और राजनीतिक सच्चाइयों को अभिव्यक्ति दी। यथार्थ हिंदी उपन्यास की केंद्रीय प्रवृत्ति बन गया। तरह किंतु हिंदी उपन्यास केवल यथार्थ का प्रत्यक्ष चित्रण मात्र नहीं है। उसमें कल्पना, प्रतीक, मनोविश्लेषण, दार्शनिक दृष्टि और कलात्मक प्रयोग भी समान रूप से उपस्थित हैं। उपन्यास केवल दस्तावेज नहीं, साहित्यिक सृजन भी है। 14. इस प्रकार उपन्यास और यथार्थवाद का संबंध अत्यंत गहरा है तथा प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास में यथार्थ की विविध भूमियों का व्यापक विकास हुआ। यही हिंदी उपन्यास की आधुनिक चेतना और शक्ति है। प्रश्न 59. उपन्यास के उद्भव में पूंजीवाद और मध्यवर्ग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1. उपन्यास आधुनिक युग की देन माना जाता है। इसके उद्भव और विकास में पूंजीवाद तथा मध्यवर्ग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2. औद्योगिक क्रांति और पूंजीवादी व्यवस्था के विकास ने समाज में व्यापक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न किए।
इसी परिवर्तित समाज ने उपन्यास जैसी नई साहित्यिक विधा को जन्म दिया। 3. पूंजीवाद के विकास के साथ सामंती व्यवस्था कमजोर हुई और एक नए शिक्षित मध्य वर्ग का उदय हुआ। ये वर्ग उपन्यास का प्रमुख पाठक और विषय दोनों बना। 4. मध्य वर्ग का जीवन संघर्ष, रोजगार, परिवार, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक असुरक्षा जैसी समस्याओं से जुड़ा था। उपन्यास ने इन्हीं अनुभवों को अभिव्यक्ति दी। 5. उपन्यास का संबंध व्यक्ति जीवन और सामाजिक यथार्थ से होता है, जबकि पूर्ववर्ती साहित्य मुख्यतः राजाओं, वीरों और धार्मिक आख्यानों पर केंद्रित था। मध्य वर्ग ने साहित्य का केंद्र बदल दिया। 6. पूंजीवादी समाज में व्यक्तिवाद, प्रतिस्पर्धा और निजी जीवन की चेतना विकसित हुई। उपन्यास ने व्यक्ति की मानसिकता और निजी संघर्षों को प्रमुखता दी। 7. मुद्रण व्यवस्था और प्रकाशन उद्योग के विकास ने भी उपन्यास के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुस्तकें अधिक लोगों तक पहुंचने लगीं। 8. शिक्षित मध्य वर्ग के विस्तार के कारण पढ़ने की संस्कृति विकसित हुई। उपन्यास मनोरंजन, ज्ञान और सामाजिक चेतना का प्रमुख माध्यम बन गया। 9. यूरोप में डेनियल डेफो, रिचर्डसन और फील्डिंग जैसे उपन्यासकारों ने मध्यवर्गीय जीवन और सामाजिक यथार्थ को उपन्यास का विषय बनाया। यहीं से आधुनिक उपन्यास परंपरा विकसित हुई। 10. हिंदी साहित्य में भी आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी प्रभाव और नवजागरण के कारण मध्यवर्गीय चेतना विकसित हुई। इसी ने हिंदी उपन्यास के विकास की आधारभूमि तैयार की। 11. प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल, भगवती चरण वर्मा और यशपाल आदि उपन्यासकारों ने मध्यवर्गीय जीवन, सामाजिक संघर्ष और आर्थिक विषमता का यथार्थ चित्रण किया। मध्यवर्ग हिंदी उपन्यास का केंद्रीय पात्र बन गया। 12. पूंजीवाद ने समाज में वर्ग विभाजन, शोषण और आर्थिक असमानता को भी बढ़ाया। उपन्यासकारों ने इन समस्याओं को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से प्रस्तुत किया। 13. आधुनिक उपन्यास में व्यक्ति की असुरक्षा, अकेलापन, महत्वाकांक्षा और नैतिक संकट का चित्रण भी पूंजीवादी समाज की देन है। उपन्यास आधुनिक जीवन की जटिलताओं का दर्पण बन गया। 14. इस प्रकार उपन्यास के उद्भव और विकास में पूंजीवाद तथा मध्य वर्ग की निर्णायक भूमिका रही है। उपन्यास आधुनिक समाज, व्यक्ति चेतना और सामाजिक परिवर्तन की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। प्रश्न 339। उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य क्यों कहा जाता है? विशेष रूप से गोदान के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। उत्तर 1। महाकाव्य प्राचीन युग में समाज, संस्कृति, जीवन मूल्यों और व्यापक जनजीवन का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि आधुनिक युग में यही कार्य उपन्यास करता है। इसी कारण उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है। 2। उपन्यास जीवन के विविध पक्षों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों का व्यापक और बहुआयामी चित्र प्रस्तुत करता है। ये जीवन की समग्रता को अभिव्यक्त करने वाली विधा है। 3। महाकाव्य की तरह उपन्यास में भी अनेक पात्र, घटनाएं, संघर्ष और व्यापक सामाजिक परिवेश उपस्थित रहते हैं। दोनों में जीवन का विस्तृत चित्रण मिलता है। 4। आधुनिक युग में व्यक्ति और समाज की जटिलताओं को व्यक्त करने के लिए उपन्यास सबसे उपयुक्त विधा बन गया। इसमें बदलते समय की चेतना प्रतिबिंबित होती है। 5। प्रेमचंद का गोदान हिंदी का सर्वशाख यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है। ये भारतीय समाज और जीवन का व्यापक महाकाव्यात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। 5. गोदान में किसान जीवन, ग्रामीण समाज, आर्थिक शोषण, जमींदारी व्यवस्था, स्त्री समस्या, जातिगत भेदभाव और मध्यवर्गीय जीवन सभी का व्यापक चित्रण मिलता है। ये समूचे भारतीय समाज का प्रतिनिधि उपन्यास बन जाता है। 7. होरी का चरित्र भारतीय किसान के संघर्ष, गरीबी, कर्ज और शोषण का प्रतीक है। उसके माध्यम से करोड़ों किसानों की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। 8. उपन्यास में केवल ग्रामीण जीवन ही नहीं, बल्कि शहरी मध्यवर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग और आधुनिक नैतिक संकटों का भी चित्रण मिलता है। इससे इसकी व्यापकता और बढ़ जाती है। 9. गोदान में अनेक पात्र और समानांतर कथाएं हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। महाकाव्यात्मक विस्तार इसकी प्रमुख विशेषता है। 10. प्रेमचंद ने इस उपन्यास में भारतीय समाज की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विडंबनाओं का अत्यंत यथार्थ चित्रण किया है। यह अपने समय का जीवंत दस्तावेज बन गया है। 11. गोदान में करुणा, संघर्ष, शोषण और मानवीय संवेदना का गहरा चित्रण मिलता है। ये केवल कथा नहीं, बल्कि युग जीवन की अभिव्यक्ति है। 12. भाषा की दृष्टि से भी गोदान अत्यंत सहज, स्वाभाविक और जनजीवन के निकट है। इससे उपन्यास की यथार्थता और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। 13. यद्यपि उपन्यास और महाकाव्य की संरचना में अंतर है, फिर भी व्यापक जीवन दृष्टि, बहुआयामी चित्रण और युग प्रतिनिधित्व के कारण उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहना उचित प्रतीत होता है। गोदान इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। 14. इस प्रकार गोदान भारतीय समाज, किसान जीवन और आधुनिक युगीन यथार्थ का इतना व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है कि वो वास्तव में आधुनिक हिंदी उपन्यास का महाकाव्य सिद्ध होता है। यही इस कथन की सार्थकता है। प्रश्न 143। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? चर्चा कीजिए। उत्तर 1। हिंदी के प्रथम उपन्यास को लेकर साहित्यकारों में मतभेद पाया जाता है।
विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कृतियों को पहला हिंदी उपन्यास माना है। 2. सामान्यतः लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु 1882 को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। अधिकांश साहित्य इतिहासकार इसी मत को स्वीकार करते हैं। 3. परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक, व्यवस्थित और सामाजिक तिरसम उपन्यास माना जाता है। इसमें मध्यवर्गीय जीवन और सामाजिक समस्याओं का चित्रण मिलता है। 4. इस उपन्यास में तत्कालीन भारतीय समाज, अंग्रेजी प्रभाव, पाश्चात्य सभ्यता आकर्षण तथा भारतीय संस्कारों के संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। ये नवजागरणकालीन समाज का दर्पण है। 5. परीक्षा गुरु का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा और सामाजिक सुधार भी था। उपदेशात्मकता इसकी प्रमुख विशेषता है। 6. इसके प्रमुख पात्र मदन मोहन आदि आधुनिकता और परंपरा के बीच संघर्ष करते दिखाई देते हैं। मध्यवर्गीय जीवन की समस्याएं यहाँ स्पष्ट रूप से उभरती हैं। 7. भाषा की दृष्टि से इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप मिलता है। भाषा अपेक्षाकृत सरल और व्यवहारिक है। 8. कुछ विद्वान श्रद्धाराम फिल्लौरी के भाग्यवती 1877 को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। ये कालक्रम की दृष्टि से परीक्षा गुरु से पहले प्रकाशित हुआ था। 9. भाग्यवती में स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और सामाजिक सुधार जैसे विषयों का चित्रण मिलता है। ये सुधारवादी दृष्टि का उपन्यास है। 10. किंतु भाग्यवती में कलात्मकता और उपन्यास कला का पूर्ण विकास नहीं मिलता, इसलिए अधिकांश आलोचक परीक्षा गुरु को पहला वास्तविक हिंदी उपन्यास मानते हैं। उसमें उपन्यास के अधिक विकसित तत्व उपस्थित हैं। 11. प्रारंभिक हिंदी उपन्यासों पर अंग्रेजी और बंगला उपन्यासों का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक उपन्यास परंपरा का निर्माण इसी दौर में हुआ। 12. परीक्षा गुरु ने हिंदी उपन्यास को सामाजिक यथार्थ, मध्यवर्गीय जीवन और आधुनिक चेतना से जोड़ने का कार्य किया। इसने हिंदी उपन्यास की आधार भूमि तैयार की। 13. इस प्रकार यद्यपि हिंदी के प्रथम उपन्यास को लेकर मतभेद हैं, फिर भी परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक और व्यवस्थित उपन्यास मानना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। हिंदी उपन्यास परंपरा का वास्तविक आरंभ इसी से माना जाता है। प्रश्न 348, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1. प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का काल मुख्यतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक माना जाता है। ये हिंदी उपन्यास के निर्माण और प्रारंभिक विकास का काल था। 2. इस दौर में हिंदी उपन्यास पर अंग्रेजी, बंगला और संस्कृत साहित्य के स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। आधुनिक गद्य साहित्य की नई चेतना विकसित हो रही थी। 3. प्रारंभिक हिंदी उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, नैतिक शिक्षा और सामाजिक सुधार था। यथार्थवाद और कलात्मक परिपक्वता का पूर्ण विकास अभी नहीं हुआ था। 4. श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती 1877 हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में गिना जाता है। इसमें स्त्री शिक्षा और सामाजिक सुधार की भावना प्रमुख है। 5. लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 हिंदी का पहला मौलिक और व्यवस्थित उपन्यास माना जाता है। इसमें मध्यवर्गीय जीवन और सामाजिक परिवर्तन का चित्रण मिलता है। 6. परीक्षा गुरु में अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव, दिखावे, नैतिक पतन और भारतीय संस्कारों के संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। ये नवजागरणकालीन समाज का प्रतिनिधि उपन्यास है। 7. इस काल में देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्मी और अयारी उपन्यासों की परंपरा को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति ने हिंदी पाठकों को व्यापक रूप से आकर्षित किया। 8. देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों में रोमांच, रहस्य, तिलिस्म और कल्पनात्मक घटनाओं की प्रधानता मिलती है। इनका उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन था। 9. किशोरीलाल गोस्वामी ने सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। उनके उपन्यासों में भावुकता, आदर्शवाद और रोमांटिकता दिखाई देती है। 10. प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों में चरित्र चित्रण अपेक्षाकृत सतही तथा आदर्शवादी था। मनोवैज्ञानिक गहराई का अभाव मिलता है। 11. इस काल के उपन्यासों में कथानक की प्रधानता अधिक थी, जबकि सामाजिक यथार्थ का चित्रण सीमित था। जीवन की वास्तविक समस्याएं पूर्ण रूप से सामने नहीं आ पाई थीं। दास भाषा की दृष्टि से ब्रजभाषा, खड़ी बोली और उर्दू मिश्रित शैली का प्रयोग मिलता है। भाषा अभी स्थिर और परिष्कृत नहीं हुई थी। तारा, पत्र पत्रिकाओं तथा मुद्रण व्यवस्था के विकास ने हिंदी उपन्यास के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाठक वर्ग का विस्तार होने लगा था। 14. प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों ने हिंदी गद्य साहित्य की आधारभूमि तैयार की, किंतु हिंदी उपन्यास को वास्तविक सामाजिक यथार्थ, कलात्मक परिपक्वता और व्यापक जीवन दृष्टि प्रेमचंद के काल में प्राप्त हुई। ये हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक संक्रमण काल था। प्रश्न 339, प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों का परिचय देते हुए सिद्ध कीजिए कि उन्होंने हिंदी उपन्यास की कर्मभूमि ही नहीं बदली, बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। उत्तर 1. प्रेमचंद हिंदी उपन्यास साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और युग प्रवर्तक उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यास को कल्पना और मनोरंजन की दुनिया से निकालकर सामाजिक यथार्थ की भूमि पर स्थापित किया। 2. प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यासों में तिलिस्म, अयारी, रोमांच और उपदेशात्मकता की प्रधानता थी।
जनजीवन और सामाजिक यथार्थ का अभाव दिखाई देता था। 3. प्रेमचंद ने किसान, मजदूर, स्त्री, दलित, निम्न वर्ग और मध्यवर्गीय जीवन को अपने उपन्यासों का केंद्र बनाया। सामान्य मनुष्य पहली बार हिंदी उपन्यास का नायक बना। 4. सेवा सदन में उन्होंने नारी जीवन, वेश्यावृत्ति और सामाजिक नैतिकता की समस्याओं का चित्रण किया। ये सामाजिक सुधार और यथार्थ चेतना का महत्वपूर्ण उपन्यास है। 5. निर्मला में दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और स्त्री पीड़ा का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। प्रेमचंद ने सामाजिक कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया। 6. रंगभूमि में पूंजीवाद, औद्योगिकरण और शोषण के विरुद्ध संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। सूरदास का चरित्र मानवीय प्रतिरोध का प्रतीक बन जाता है। 7. कर्मभूमि में राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक जागरण और राजना का चित्रण मिलता है। ये स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि से जुड़ा उपन्यास है। 8. गबन में मध्यवर्गीय जीवन, आभूषण प्रेम, नैतिक पतन और सामाजिक दिखावे की समस्या को चित्रित किया गया है। मध्यवर्गीय मानसिकता का यथार्थ चित्रण यहाँ मिलता है। 9. गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसमें किसान जीवन, गरीबी, कर्ज, जमींदारी शोषण और सामाजिक विषमता का व्यापक चित्रण मिलता है। होरी भारतीय किसान का प्रतिनिधि चरित्र बन जाता है। 10. प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास की विषय वस्तु को अत्यंत व्यापक बना दिया। उन्होंने समाज के हर वर्ग और समस्या को उपन्यास में स्थान दिया। 11. उनके उपन्यासों में यथार्थवाद, मानवीय संवेदना और सामाजिक चेतना का अद्भुत समन्वय मिलता है। वे जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हैं। 12. प्रेमचंद के पात्र जीवन से जुड़े हुए, स्वाभाविक और प्रतिनिधि चरित्र हैं। उनके चरित्रों में भारतीय समाज की सच्चाई दिखाई देती है। 13. उनकी भाषा सरल, सहज, व्यवहारिक और जन सामान्य के निकट है। उन्होंने हिंदी उपन्यास की भाषा को कृत्रिमता से मुक्त किया। 14. प्रेमचंद ने केवल विषय वस्तु ही नहीं बदली, बल्कि उपन्यास की दृष्टि, उद्देश्य, शिल्प और सामाजिक भूमिका का भी परिवर्तन किया। उपन्यास मनोरंजन से आगे बढ़कर सामाजिक चेतना और परिवर्तन का माध्यम बन गया। 15. इस प्रकार प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास की कर्मभूमि को जनजीवन और सामाजिक यथार्थ से जोड़ दिया तथा उसे नई संवेदना, व्यापकता और कलात्मक परिपक्वता प्रदान की। इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी उपन्यास का कायाकल्प कर दिया। प्रश्न 140. प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर 1. प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास का विकास अनेक नई प्रवृत्तियों, विचारधाराओं और शिल्पगत प्रयोगों के साथ हुआ। हिंदी उपन्यास अधिक व्यापक और बहुआयामी बन गया। 2. प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को सामाजिक यथार्थ की भूमि पर स्थापित किया था, किंतु उनके बाद उपन्यासकारों ने यथार्थ के नए नए आयामों को अभिव्यक्ति दी। विषय और दृष्टि दोनों का विस्तार हुआ। 3. प्रेमचंदोत्तर काल में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का विकास हुआ। जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी और अगेन ने व्यक्ति के अंतर्मन, कुंठाओं और मानसिक संघर्षों को केंद्र बनाया। व्यक्ति चेतना को विशेष महत्व मिला। 4. जैनेन्द्र के उपन्यासों में दाम्पत्य संबंध, प्रेम और आत्मविश्लेषण का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। वे मनोवैज्ञानिक यथार्थ के प्रमुख उपन्यासकार हैं। 5. अज्ञेय ने आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन, अस्तित्व संकट और बौद्धिक संवेदना को अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया। उनके उपन्यास आधुनिक चेतना के प्रतिनिधि हैं। 6. प्रगतिवादी उपन्यासकारों ने सामाजिक शोषण, वर्ग संघर्ष और आर्थिक विषमता को प्रमुख विषय बनाया। यशपाल, अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा इस धारा के प्रमुख नाम हैं। 7. यशपाल के उपन्यासों में सामाजिक परिवर्तन, क्रांतिकारी चेतना और राजनीतिक संघर्ष का चित्रण मिलता है। वे प्रगतिशील दृष्टि के उपन्यासकार हैं। 8. फणीश्वरनाथ रेणु ने आंचलिक उपन्यास परंपरा को विकसित किया। मैला आंचल में ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति और क्षेत्रीय यथार्थ का जीवंत चित्रण मिलता है। आंचलिकता हिंदी उपन्यास की नई प्रवृत्ति बन गई। नव नई कहानी आंदोलन और आधुनिकता के प्रभाव से हिंदी उपन्यास में मध्यवर्गीय प्रश्न 147 बोलन हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास एवं उसकी विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर 1. हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का विकास मुख्यतः प्रेमचंदोत्तर काल में हुआ। इन उपन्यासों में बाह्य घटनाओं की अपेक्षा मानव मन की आंतरिक स्थितियों को अधिक महत्व दिया गया। 2. मनोवैज्ञानिक उपन्यास मानव मन, अंतर्द्वंद, कुंठा, अवचेतन, अकेलेपन और मानसिक संघर्षों का सूक्ष्म चित्रण करते हैं। व्यक्ति का अंतर्जगत इनका केंद्र बन जाता है। 3. इस धारा पर फ्राइड, एडलर और यूंग जैसे मनोवैज्ञानिक विचारकों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अवचेतन मन और दबी इच्छाओं की अभिव्यक्ति को महत्व मिला।
4. हिंदी के प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी और अज्जेय के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन लेखकों ने हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्रदान की। 5. जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास त्यागपत्र, सुनीता और परख आदि में प्रेम, दाम्पत्य, आत्मसंघर्ष और नारी मन का सूक्ष्म विश्लेषण मिलता है। वे व्यक्ति चेतना के प्रमुख उपन्यासकार हैं। 6. इलाचंद्र जोशी ने मानसिक कुंठाओं, विकृतियों और अवचेतन मन का गहन चित्रण किया। उनके उपन्यासों में मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि अधिक प्रबल है। 7. अग्नेय के उपन्यासों में आधुनिक मनुष्य का अकेलापन, अस्तित्व संकट और बौद्धिक संवेदना प्रमुख रूप से व्यक्त हुई है। वे आधुनिक मनोवैज्ञानिक चेतना के प्रतिनिधि लेखक हैं। 8. मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता चरित्रों का गहरा मानसिक विश्लेषण है। इनमें घटनाओं की अपेक्षा मनस्थितियों को अधिक महत्व दिया जाता है। 9. इन उपन्यासों में कथानक अपेक्षाकृत सीमित होता है, किंतु मानसिक और भावनात्मक गहराई अत्यधिक होती है। बाहरी संघर्ष से अधिक आंतरिक संघर्ष महत्वपूर्ण होता है। 10. मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में आत्मसंवाद, अंतःसंवाद, चेतना प्रवाह और आत्मविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग मिलता है। शिल्पगत प्रयोग इनकी प्रमुख विशेषता है। 11. इन उपन्यासों की भाषा सांकेतिक, सूक्ष्म, व्यंजनात्मक और भाव प्रधान होती है। भाषा के माध्यम से मानसिक अवस्थाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। 12. मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में व्यक्ति की निजी समस्याएं, दाम्पत्य संबंध, प्रेम, अपराधबोध, अकेलापन और अस्तित्व संकट प्रमुख विषय बनकर उभरते हैं। व्यक्ति की आंतरिक चेतना को विशेष महत्व दिया गया। 13. कई बार अत्यधिक आत्मविश्लेषण और बौद्धिकता के कारण ये उपन्यास सामान्य पाठकों के लिए कठिन प्रतीत होते हैं। इनकी कथावस्तु अपेक्षाकृत सीमित हो जाती है। 14. हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों ने मानव मन की सूक्ष्म संवेदनाओं और अंतर्जगत को अभिव्यक्ति देकर हिंदी उपन्यास साहित्य को नई गहराई, कलात्मकता और आधुनिक चेतना प्रदान की। ये हिंदी उपन्यास की महत्वपूर्ण धारा है। प्रश्न 122 बोलन उपन्यासकार जैनेन्द्र तथा उनके प्रमुख उपन्यासों पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1. जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यास को व्यक्ति चेतना और अंतर्मन की गहराई प्रदान की। 2. उनका जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। वे कहानीकार, उपन्यासकार और चिंतक के रूप में प्रसिद्ध है। 3. जैनेन्द्र के उपन्यासों में बाहरी सामाजिक घटनाओं की अपेक्षा व्यक्ति के मन, भावनाओं, अंतर्द्वंद्व और मानसिक संघर्षों को अधिक महत्व दिया गया है। वे अंतर्जगत के कथाकार हैं। 4. उनके प्रमुख उपन्यासों में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की गहरी प्रवृत्ति मिलती है। 5. परख जैनेन्द्र का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें प्रेम, संबंध और मानव मन की जटिलताओं का चित्रण किया गया है। ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। 6. सुनीता में नारी मन, दाम्पत्य संबंध और आत्मसंघर्ष का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। स्त्री चेतना को विशेष महत्व दिया गया है। 7. त्यागपत्र जैनेन्द्र का अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास है। इसकी नायिका मृणाल सामाजिक बंधनों और दाम्पत्य जीवन की विडंबनाओं के विरुद्ध संघर्ष करती दिखाई देती है। ये नारी अस्मिता और स्वतंत्र चेतना का महत्वपूर्ण उपन्यास है। 8. सुखदा में आधुनिक जीवन, वैवाहिक संबंधों और मानसिक द्वंद्व का विश्लेषण किया गया है। व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा यहाँ स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। 9. जैनेन्द्र के उपन्यासों में व्यक्ति समाज से अधिक महत्वपूर्ण बनकर उभरता है। वे सामूहिकता की अपेक्षा व्यक्ति चेतना को प्रमुखता देते हैं। 10. उनकी उपन्यास कला की सबसे बड़ी विशेषता मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। वे पात्रों के अंतर्मन की सूक्ष्मतम अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हैं। 11. जैनेन्द्र सेंट्रा ने नारी पात्रों को अत्यंत सशक्त और संवेदनशील रूप में प्रस्तुत किया। उनकी स्त्रियां आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व की प्रतीक हैं। 12. उनकी भाषा सरल, सांकेतिक, आत्मविश्लेषणात्मक और व्यंजनात्मक है। भाषा में भावनात्मक सूक्ष्मता दिखाई देती है। 13. कथानक की अपेक्षा पात्रों की मानसिक अवस्था और अंतःसंघर्ष को अधिक महत्व देने के कारण उनके उपन्यासों में घटनाएं दोनिन दिखाई देती हैं। आंतरिक संवेदना ही कथा का आधार बनती है। 14. कई बार अत्यधिक मनोविश्लेषण और दार्शनिकता के कारण उनके उपन्यास जटिल प्रतीत होते हैं। फिर भी उनकी कलात्मकता अत्यंत प्रभावशाली है। 15. जैनेन्द्र ने हिंदी उपन्यास को मनोवैज्ञानिक गहराई, व्यक्ति चेतना और आधुनिक संवेदना प्रदान की। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। प्रश्न 1543 जैनेन्द्र के नारी चरित्रों पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1. जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। उनके नारी चरित्र हिंदी उपन्यास साहित्य में विशेष महत्व रखते हैं। 2. जैनेन्द्र ने नारी को केवल पारंपरिक, सहनशील और आश्रित रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व और संवेदनशील मानव के रूप में चित्रित किया। उनकी स्त्रियां आत्मचेतना से संपन्न हैं,
3. उनके नारी चरित्रों में आत्मसम्मान, स्वतंत्रता बोध, प्रेम, त्याग, विद्रोह और मानसिक संघर्ष का गहरा चित्रण मिलता है। वे अंतर्द्वंद से गुजरने वाली जीवंत स्त्रियां हैं। 4. त्यागपत्र की मृणाल जैनेन्द्र का अत्यंत चर्चित नारी चरित्र है। वे सामाजिक बंधनों और दाम्पत्य जीवन की रूढ़ियों का विरोध करती है। वे नारी अस्मिता और स्वतंत्र चेतना की प्रतीक बन जाती है। 5. सुनीता की नायिका आधुनिक संवेदना, प्रेम और मानसिक संघर्षों से गुजरती हुई दिखाई देती है। उसके माध्यम से नारी मन की जटिलता व्यक्त हुई है। 6. सिकदा की नायिका वैवाहिक जीवन, प्रेम और आत्मसंघर्ष के बीच उलझी हुई दिखाई देती है। वो आधुनिक स्त्री की मानसिक बेचैनी का प्रतिनिधित्व करती है। 7. जैनेन्द्र की स्त्रियां केवल सामाजिक व्यवस्था का पालन नहीं करती, बल्कि अपनी इच्छाओं, भावनाओं और अस्तित्व के प्रति सजग दिखाई देती हैं। वे प्रश्न उठाने का साहस रखती हैं। 8. उनके नारी चरित्रों में प्रेम शारीरिक आकर्षण मात्र नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संबंध के रूप में चित्रित हुआ है। प्रेम की मनोवैज्ञानिक व्याख्या मिलती है। 9. जैनेन्द्र ने नारी के अंतर्मन, कुंठाओं, पीड़ा, अकेलेपन और आत्मसंघर्ष का अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण किया। मनोवैज्ञानिकता उनकी प्रमुख विशेषता है। 10. उनकी स्त्रियां पुरुष प्रधान समाज की रूढ़ियों और नैतिक बंधनों से संघर्ष करती दिखाई देती हैं। उनमें विद्रोही चेतना का स्वर मिलता है। 11. जैनेन्द्र के नारी चरित्र अत्यंत संवेदनशील, आत्मविश्लेषणशील और भावुक हैं। वे बाहरी संघर्ष से अधिक आंतरिक संघर्ष से गुजरती हैं। 12. भाषा और शैली के माध्यम से भी उन्होंने स्त्री मन की सूक्ष्म अनुभूतियों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया। संवाद और आत्मसंवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। 13. कई बार उनके नारी चरित्र अत्यधिक दार्शनिक और आत्मविश्लेषणात्मक प्रतीत होते हैं। इससे वे सामान्य जीवन से कुछ दूर दिखाई देते हैं। 14. इस प्रकार जैनेन्द्र के नारी चरित्र हिंदी उपन्यास साहित्य में आधुनिक नारी चेतना, आत्मसम्मान और मनोवैज्ञानिक गहराई के सशक्त उदाहरण हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में नारी को नई पहचान और स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया। प्रश्न 145. हिंदी के प्रगतिवादी उपन्यासकार तथा उनके उपन्यासों पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1. हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी आंदोलन का आरंभ 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ माना जाता है। इस आंदोलन ने साहित्य को सामाजिक यथार्थ और जनजीवन से जोड़ दिया। 2. प्रगतिवादी उपन्यासकारों ने समाज के शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान और निम्नवर्गीय जीवन को अपने उपन्यासों का केंद्र बनाया। साहित्य सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन गया। 3. इन उपन्यासों पर मार्क्सवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। वर्ग संघर्ष, आर्थिक विषमता और सामाजिक अन्याय इनके प्रमुख विषय हैं। 4. प्रेमचंद को हिंदी प्रगतिवादी उपन्यास की आधारभूमि तैयार करने वाला साहित्यकार माना जाता है। उन्होंने उपन्यास को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। 5. गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि और सेवा सदन जैसे उपन्यासों में किसान जीवन, शोषण, स्त्री समस्या और सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्रण मिलता है। प्रेमचंद जनजीवन के महान कथाकार हैं। 6. यशपाल हिंदी के प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। उनके उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही और झूठा सच सामाजिक संघर्ष, क्रांतिकारी चेतना और राजनीतिक यथार्थ को अभिव्यक्त करते हैं। वे वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन के कथाकार हैं। 7. झूठा सच भारत विभाजन, राजनीतिक विघटन और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। ये आधुनिक भारतीय इतिहास का व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। 8. अमृतलाल नागर ने समाज के निम्नवर्गीय जीवन, लोक संस्कृति और मानवीय संघर्षों का प्रभावशाली चित्रण किया। बूंद और समुद्र तथा नाचो बहुत गोपाल उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 9. भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों में सामाजिक और नैतिक संघर्षों का चित्रण मिलता है। चित्रलेखा उनका अत्यंत प्रसिद्ध दार्शनिक उपन्यास है। 10. रांगेय राघव ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक शोषण और ऐतिहासिक चेतना को अपने उपन्यासों में अभिव्यक्ति दी। उनकी दृष्टि व्यापक सामाजिक यथार्थ से जुड़ी है। 11. नागार्जुन के उपन्यासों में किसान जीवन, गरीबी और वर्गीय संघर्ष का चित्रण मिलता है। वे जनवादी चेतना के उपन्यासकार हैं। 12. प्रगतिवादी उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता सामाजिक यथार्थवाद है। इनमें जीवन की कठोर सच्चाइयों का चित्रण मिलता है। 13. इन उपन्यासों में किसान, मजदूर, स्त्री, दलित और निम्नवर्गीय पात्रों को प्रमुखता दी गई। सामान्य मनुष्य साहित्य का केंद्र बन गया। 14. भाषा की दृष्टि से प्रगतिवादी उपन्यास सरल, सहज और जनसामान्य के निकट हैं। कृत्रिमता और अलंकारिकता का अभाव मिलता है। 15. कई बार विचारधारा की अधिकता के कारण इन उपन्यासों में कलात्मकता प्रभावित हुई। कुछ रचनाएं प्रचारात्मक प्रतीत होती हैं। 16. हिंदी की प्रगतिवादी उपन्यासकारों ने साहित्य को सामाजिक यथार्थ, संघर्षशील जनजीवन और परिवर्तनकारी चेतना से जोड़कर हिंदी उपन्यास को नई दिशा और व्यापकता प्रदान की। ये हिंदी उपन्यास साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। प्रश्न नेली रुपन पान सदे
उपन्यासकार यशपाल तथा उनके प्रमुख उपन्यासों पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1। यशपाल हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यास को सामाजिक यथार्थ, क्रांतिकारी चेतना और राजनीतिक दृष्टि प्रदान की। 2। उनका जन्म 1903 ईक में फिरोजपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े रहे। उनके साहित्य में संघर्ष और परिवर्तन की चेतना स्पष्ट दिखाई देती है। 3। यशपाल के उपन्यासों में वर्ग संघर्ष, सामाजिक विषमता, राजनीतिक परिवर्तन, स्त्री स्वतंत्रता और आधुनिक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। वे सामाजिक परिवर्तन के कथाकार हैं। 4। उनके प्रमुख उपन्यासों में दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, मनुष्य की रूप, पार्टी कामरेड तथा झूठा सच विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें प्रगतिशील चेतना और सामाजिक यथार्थ का समन्वय मिलता है। 5। दादा कामरेड में क्रांतिकारी आंदोलन, राजनीतिक संघर्ष और समाजवादी विचारधारा का चित्रण किया गया है। ये प्रगतिवादी दृष्टि प्रश्न 146। यशपाल का झूठा सच और देश विभाजन की समस्या पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1। झूठा सच यशपाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह भारत विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। 2। ये उपन्यास 2 भागों, वतन और देश तथा देश का भविष्य में प्रकाशित हुआ। दोनों भाग मिलकर विभाजन की त्रासदी और उसके परिणामों का समग्र चित्र प्रस्तुत करते हैं। 3। झूठा सच में भारत विभाजन को केवल राजनीतिक घटना के रूप में नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी के रूप में चित्रित किया गया है। विभाजन ने मनुष्य, समाज और संबंधों को गहराई से प्रभावित किया। 4। उपन्यास में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, दंगे, भय, हिंसा और विस्थापन का अत्यंत यथार्थ और मार्मिक चित्रण मिलता है। मानवीय संवेदना विभाजन की क्रूरता के सामने टूटती दिखाई देती है। 5। लाहौर से दिल्ली तक का परिवेश विभाजन की पीड़ा और सामाजिक विघटन को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। पूरा समाज असुरक्षा और अराजकता से ग्रस्त दिखाई देता है। 6। उपन्यास में शरणार्थियों की समस्या, घर-बार के उजड़ने, आर्थिक संकट और पहचान के संकट का जीवंत चित्रण मिलता है। विभाजन केवल भूगोल का नहीं, जीवन का विभाजन बन जाता है। 7। यशपाल ने राजनीतिक नेताओं और सत्तालोलुप प्रवृत्तियों की भी आलोचना की है। स्वतंत्रता के आदर्श और वास्तविकता के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से उभरता है। 8। झूठा सच में स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न भ्रष्टाचार, अवसरवाद और नैतिक पतन का भी चित्रण किया गया है। नई व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर किया गया है। 9। उपन्यास के पात्र सामान्य जीवन से जुड़े हुए हैं। वे विभाजन की त्रासदी को प्रत्यक्ष रूप से झेलते दिखाई देते हैं। इसी कारण कथा अत्यंत विश्वसनीय बन जाती है। 10। स्त्री पात्रों के माध्यम से विभाजन के दौरान स्त्रियों पर हुए अत्याचार, असुरक्षा और सामाजिक पीड़ा को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नारी जीवन की त्रासदी विशेष रूप से उभरती है। 11। यशपाल का दृष्टिकोण प्रगतिशील और मानवीय है। वे सांप्रदायिकता और संकीर्ण राजनीति का विरोध करते हैं। 12। उपन्यास की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। यथार्थवादी शैली के कारण घटनाएं अत्यंत जीवंत प्रतीत होती हैं। 13। झूठा सच केवल विभाजन की कथा नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद टूटते मूल्यों, सामाजिक विघटन और आधुनिक भारतीय जीवन की विडंबनाओं का भी चित्रण करता है। ये अपने समय का व्यापक सामाजिक दस्तावेज बन जाता है। 14। इस प्रकार झूठा सच भारत विभाजन की मानवीय त्रासदी, सामाजिक विघटन और राजनीतिक यथार्थ का अत्यंत प्रभावशाली उपन्यास है। ये हिंदी साहित्य में विभाजन की समस्या पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। प्रश्न 647। प्रेमचंद के बाद सामाजिक यथार्थ के उपन्यासों पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1। प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास में सामाजिक यथार्थ का स्वर अधिक व्यापक, गहरा और बहुआयामी हो गया। उपन्यासकारों ने बदलते समाज की नई समस्याओं और परिस्थितियों को अभिव्यक्ति दी। 2। प्रेमचंद ने किसान जीवन, गरीबी, शोषण और सामाजिक विषमता को हिंदी उपन्यास का केंद्र बनाया था। बाद के उपन्यासकारों ने इसी यथार्थ को नए आयामों तक विस्तृत किया। 3। प्रेमचंद उत्तर उपन्यासों में राजनीतिक परिवर्तन, वर्ग संघर्ष, मध्यवर्गीय समाजीवन, स्त्री समस्या, विभाजन, भ्रष्टाचार और आधुनिक जीवन की विडंबनाएं प्रमुख विषय बनकर उभरी। सामाजिक यथार्थ अधिक जटिल हो गया। 4।
यशपाल ने सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ को अपने उपन्यासों में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। झूठा सच भारत विभाजन, सांप्रदायिकता और सामाजिक विघटन का महत्वपूर्ण उपन्यास है। 5. अमृतलाल नागर ने निम्न वर्गीय जीवन, लोक संस्कृति और सामाजिक संघर्षों का यथार्थ चित्रण किया। बूंद और समुद्र तथा नाच्यो बहुत गोपाल इसके उदाहरण हैं। 6. भगवती चरण वर्मा ने मध्यवर्गीय जीवन, नैतिक संकट और सामाजिक परिवर्तन को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। उनके उपन्यासों में आधुनिक जीवन की जटिलता दिखाई देती है। 7. फणीश्वरनाथ रेणु ने आंचलिक यथार्थ को हिंदी उपन्यास में प्रतिष्ठित किया। मैला आंचल में ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, गरीबी और सामाजिक समस्याओं का जीवंत चित्रण मिलता है। ये आंचलिक यथार्थ का प्रतिनिधि उपन्यास है। 8. श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की राजनीति, भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक विघटन पर तीखा व्यंग्य किया गया है। ये आधुनिक भारतीय समाज का यथार्थ चित्र है। 9. नागार्जुन के उपन्यासों में किसान जीवन, भूख, गरीबी और वर्गीय शोषण का चित्रण मिलता है। वे जनवादी चेतना के उपन्यासकार हैं। 10. भीष्म साहनी के तमस में सांप्रदायिकता और विभाजन की त्रासदी का यथार्थ चित्रण किया गया है। मानवीय संवेदना और सामाजिक विघटन दोनों स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। 11. स्त्री विमर्श आधारित उपन्यासों में नारी शोषण, दाम्पत्य तनाव और स्त्री अस्मिता के प्रश्नों को सामाजिक यथार्थ के रूप में प्रस्तुत किया गया। कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी इस धारा की प्रमुख लेखिकाएं हैं। 12. दलित और आदिवासी उपन्यासों में सामाजिक भेदभाव, शोषण और हाशिए के समाज की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी गई। सामाजिक यथार्थ का दायरा और व्यापक हो गया। 13. प्रेमचंद के बाद सामाजिक यथार्थ केवल ग्रामीण जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहर, मध्यवर्ग, राजनीति, प्रशासन और आधुनिक जीवन की विसंगतियां भी उपन्यास का विषय बनी। यथार्थ बहुस्तरीय हो गया। 14. भाषा और शिल्प के स्तर पर भी अनेक प्रयोग हुए। व्यंग्य, प्रतीकात्मकता, चेतना प्रवाह और आंचलिक भाषा का प्रयोग बढ़ा। यथार्थ को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। 15. इस प्रकार प्रेमचंद के बाद हिंदी के सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासों ने भारतीय समाज के बदलते स्वरूप, संघर्षों और विडंबनाओं का व्यापक चित्र प्रस्तुत किया। हिंदी उपन्यास सामाजिक जीवन का जीवंत दस्तावेज बन गया। प्रश्न 148. उपन्यासकार भीष्म साहनी तथा उनके प्रमुख उपन्यासों पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1. भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रगतिशील और यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यास को मानवीय संवेदना और सामाजिक यथार्थ की नई दृष्टि प्रदान की। 2. उनका जन्म 1915 ईस्वी में रावलपिंडी, अब पाकिस्तान में हुआ था। वे कहानीकार, नाटककार, अभिनेता और अनुवादक के रूप में भी प्रसिद्ध थे। 3. भीष्म साहनी के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ, सांप्रदायिकता, मानवीय संबंध, मध्यवर्गीय जीवन और राजनीतिक विडंबनाओं का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। वे सामान्य मनुष्य के जीवन संघर्ष के कथाकार हैं। 4. उनके प्रमुख उपन्यासों में तमस, झरोखे, कड़ियाँ, बसंती तथा मैयादास की माड़ी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना का सुंदर समन्वय मिलता है। 5. तमस भीष्म साहनी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें भारत विभाजन, सांप्रदायिक दंगे और मानवीय त्रासदी का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। ये विभाजन की समस्या पर लिखा गया महत्वपूर्ण उपन्यास है। 6. तमस में हिंदू मुस्लिम दंगों, भय, हिंसा और सामाजिक विघटन को अत्यंत यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मानवता सांप्रदायिकता के बीच संघर्ष करती दिखाई देती है। 7. झरोखे में मध्यवर्गीय परिवार, सामाजिक संबंध और बदलती मानसिकता का चित्रण मिलता है। ये पारिवारिक और सामाजिक यथार्थ का उपन्यास है। 8. कड़िया में स्त्री जीवन, पारिवारिक संबंध और आधुनिक समाज की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। मानवीय संबंधों की जटिलता यहाँ दिखाई देती है। 9. बसंती में निम्नवर्गीय जीवन, स्त्री संघर्ष और सामाजिक विषमता का मार्मिक चित्रण मिलता है। नारी जीवन की पीड़ा और संघर्ष प्रमुख रूप से उभरते हैं। 10. मैयादास की माड़ी में पंजाब के सामाजिक और ऐतिहासिक परिवेश का चित्रण किया गया है। ये इतिहास और समाज का समन्वित उपन्यास है। 11. भीष्म साहनी के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता मानवीय संवेदना और यथार्थवाद है। वे जीवन को अत्यंत सहज और वास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हैं। 12. उनके पात्र सामान्य जीवन से जुड़े हुए, स्वाभाविक और संघर्षशील दिखाई देते हैं। साधारण मनुष्य उनके साहित्य का केंद्र है। 13. उनकी भाषा सरल, सहज, बोलचाल के निकट और प्रभावशाली है। भाषा में कृत्रिमता का अभाव मिलता है। 14. भीष्म साहनी ने सांप्रदायिकता, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक विडंबनाओं का विरोध करते हुए मानवीय मूल्यों को विशेष महत्व दिया। उनकी दृष्टि मानवीय और प्रगतिशील है। 15. सच इस प्रकार भीष्म साहनी ने हिंदी उपन्यास को सामाजिक यथार्थ, मानवीय करुणा और ऐतिहासिक चेतना से समृद्ध किया। वे हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। प्रश्न 1 उपन्यास तमस और सांप्रदायिकता की समस्या पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1.
तमस भीष्म साहनी का अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की समस्या पर आधारित हिंदी का प्रतिनिधि उपन्यास माना जाता है। 2. इस उपन्यास की पृष्ठभूमि 1947 के भारत विभाजन से पूर्व के सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। समाज में फैलती नफरत और हिंसा का यथार्थ चित्रण इसमें मिलता है। 3. तमस में सांप्रदायिकता को केवल धार्मिक संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता लोलुपता का परिणाम बताया गया है। सामान्य जनता इसका सबसे बड़ा शिकार बनती है। 4. उपन्यास की शुरुआत नत्थू द्वारा सुअर मारने की घटना से होती है, जिसे सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहीं से सांप्रदायिक षड्यंत्र का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। 5. हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच फैलती नफिश्वास, भय और हिंसा की मानसिकता का अत्यंत यथार्थ चित्रण उपन्यास में मिलता है। मानवता सांप्रदायिकता के अंधकार में खोती दिखाई देती है। 6. भीष्म साहनी ने दिखाया है कि सांप्रदायिक दंगे अचानक नहीं होते, बल्कि उन्हें योजनाबद्ध ढंग से भड़काया जाता है। राजनीतिक शक्तियां जनता की भावनाओं का उपयोग करती हैं। 7. उपन्यास में निर्दोष लोगों की हत्या, विस्थापन, भय और असुरक्षा का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। सांप्रदायिकता मानव जीवन को पूरी तरह विखंडित कर देती है। 8. तमस में स्त्रियों और बच्चों की पीड़ा को भी अत्यंत संवेदनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। दंगों की सबसे बड़ी त्रासदी सामान्य परिवारों को झेलनी पड़ती है। 9. उपन्यास का प्रत्येक पात्र सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक विघटन की अलग अलग स्थिति को व्यक्त करता है। संपूर्ण समाज भय और अस्थिरता से ग्रस्त दिखाई देता है। 3. भीष्म साहनी ने सांप्रदायिकता के पीछे छिपी राजनीतिक चालों और औपनिवेशिक नीतियों की भी आलोचना की है। फूट डालो और राज करो की नीति स्पष्ट रूप से उभरती है। 11. तमस की सबसे बड़ी विशेषता उसका यथार्थवाद और मानवीय दृष्टिकोण है। लेखक किसी एक समुदाय को दोषी न ठहराकर पूरी मानसिकता की आलोचना करता है। 12. उपन्यास की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। संवाद और घटनाएं पाठक को सीधे प्रभावित करती हैं। 13. तमस केवल विभाजन की कथा नहीं, बल्कि सांप्रदायिकता की विनाशकारी मानसिकता और मानवीय मूल्यों के पतन का गहरा दस्तावेज है। ये आधुनिक भारतीय समाज की बड़ी त्रासदी को उजागर करता है। 14. इस प्रकार तमस सांप्रदायिकता की समस्या, उसके कारणों और उसके विनाशकारी परिणामों का अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी उपन्यास है। ये हिंदी साहित्य में सांप्रदायिक चेतना के विरुद्ध लिखी गई श्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है। प्रश्न वेक्षाट पंदबे आंचलिक उपन्यासों की शक्तियां और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1. आंचलिक उपन्यास हिंदी उपन्यास की वो धारा है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र, जनपद या अंचल के जीवन, लोक संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया जाता है। इसमें स्थानीय जीवन की वास्तविकता प्रमुख होती है। 2. फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल से हिंदी में आंचलिक उपन्यास परंपरा को विशेष प्रतिष्ठा मिली, ग्रामीण और क्षेत्रीय जीवन साहित्य के केंद्र में आया। 3. आंचलिक उपन्यासों की सबसे बड़ी शक्ति उनका यथार्थवाद है। इनमें किसी क्षेत्र विशेष के जीवन का जीवंत और स्वाभाविक चित्रण मिलता है। 4. इन उपन्यासों में लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोकगीत, त्योहार, वेशभूषा और जनभाषा का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण होता है। स्थानीय रंग इनकी प्रमुख विशेषता है। 5. आंचलिक उपन्यासों ने ग्रामीण और उपेक्षित समाज को साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया। सामान्य ग्रामीण मनुष्य साहित्य का केंद्र बना। 6. इन उपन्यासों में क्षेत्रीय समस्याओं, गरीबी, अशिक्षा, शोषण, जातीय भेदभाव और सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्रण मिलता है। समाज की वास्तविक स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आती है। 7. आंचलिक उपन्यासों की भाषा अत्यंत जीवंत और प्रभावशाली होती है, क्योंकि उसमें स्थानीय बोलियों और जनभाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा में स्वाभाविकता और आत्मीयता आती है। 8. इन उपन्यासों में प्रकृति और परिवेश का अत्यंत सुंदर और सजीव चित्रण मिलता है। अंचल का संपूर्ण वातावरण जीवंत हो उठता है। और इमनी आंचलिक उपन्यासों ने हिंदी उपन्यास को नई विषय वस्तु, नए पात्र और नया परिवेश प्रदान किया। हिंदी उपन्यास का दायरा व्यापक हुआ। 10. किंतु इन उपन्यासों की कुछ सीमाएं भी हैं। अत्यधिक स्थानीयता के कारण कई बार इनका प्रभाव सीमित हो जाता है। सभी पाठक क्षेत्रीय संदर्भों से जुड़ नहीं पाते। लियागर स्थानीय बोलियों और शब्दों की अधिकता के कारण सामान्य पाठकों को भाषा कठिन प्रतीत हो सकती है। संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। 12. कई आंचलिक उपन्यास केवल वातावरण और लोक चित्रण तक सीमित रह जाते हैं। कथानक और व्यापक सामाजिक दृष्टि कमजोर हो जाती है। 13. कुछ उपन्यासों में क्षेत्रीयता की अधिकता के कारण सार्वभौमिक मानवीय समस्याएं पीछे छूट जाती है। रचना का प्रभाव सीमित हो सकता है। 14. आंचलिक उपन्यासों में कभी कभी ग्रामीण जीवन का अत्यधिक भावुक या रोमानी चित्रण भी मिल जाता है। यथार्थ का संतुलन प्रभावित होता है। 15. इन सीमाओं के बावजूद
आंचलिक उपन्यासों ने हिंदी साहित्य को लोक जीवन, क्षेत्रीय संस्कृति और सामाजिक यथार्थ की नई दृष्टि प्रदान की। ये हिंदी उपन्यास की अत्यंत महत्वपूर्ण और समृद्ध धारा है। प्रश्न वेक्षाट पंदबे। हिंदी के प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार तथा उनके उपन्यासों पर चर्चा कीजिए। उत्तर एक। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास परंपरा का विकास मुख्यतः प्रेमचंद काल में हुआ। इस धारा में किसी विशेष क्षेत्र के जनजीवन, लोक संस्कृति, भाषा और सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया। 2। आंचलिक उपन्यासकारों ने ग्रामीण और उपेक्षित समाज को साहित्य का केंद्र बनाया। स्थानीय जीवन की वास्तविकता और सांस्कृतिक चेतना को महत्व मिला। 3। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यास को आंचलिकता की नई पहचान दी। 4। रेणु का मैला आंचल हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें बिहार के पूर्णिया क्षेत्र के ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक समस्याओं का जीवंत चित्रण मिलता है। यह आंचलिकता का श्रेष्ठ उदाहरण है। 5। रेणु के परती परिकथा में भी ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति और बदलते सामाजिक परिवेश का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। आंचलिक जीवन की संवेदनाएं यहाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। 6। नागार्जुन ने भी ग्रामीण जीवन और किसान समस्याओं को अपने उपन्यासों में प्रमुखता दी। बलचन्मा और रतिनाथ की चाची उनके प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास हैं। 7। बलचन्मा में किसान जीवन, गरीबी और सामाजिक शोषण का यथार्थ चित्रण मिलता है। ग्रामीण समाज की पीड़ा और संघर्ष को अभिव्यक्ति दी गई है। 8। श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी में ग्रामीण राजनीति, भ्रष्टाचार और सामाजिक विडंबनाओं का तीखा व्यंग्य मिलता है। यह आधुनिक ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। 9। राही मासूम रजा का आधा गांव पूर्वांचल के मुस्लिम ग्रामीण समाज, सांप्रदायिकता और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है। इसमें लोक जीवन और इतिहास का सुंदर समन्वय मिलता है। 10। शिव प्रसाद सिंह के अलग अलग वैतरणी में ग्रामीण समाज, संस्कृति और बदलते जीवन मूल्यों का चित्रण मिलता है। ग्रामीण यथार्थ का गहरा बोध यहाँ दिखाई देता है। 11। विवेकी राय ने पूर्वांचल के ग्रामीण जीवन, किसान संस्कृति और लोकमानस को अपने उपन्यासों में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वे ग्राम्य जीवन के संवेदनशील उपन्यासकार हैं। 12। आंचलिक उपन्यासकारों की सबसे बड़ी विशेषता स्थानीय भाषा, बोलियों और लोक संस्कृति का स्वाभाविक प्रयोग है। इनसे रचनाओं में जीवंतता और प्रामाणिकता आती है। 13। इन उपन्यासों में प्रकृति, परिवेश, लोकगीत, त्योहार, रीति रिवाज और जनजीवन का अत्यंत सजीव चित्रण मिलता है। अंचल का संपूर्ण वातावरण जीवंत हो उठता है। 14। आंचलिक उपन्यासों ने हिंदी साहित्य को नए पात्र, नया परिवेश और नए सामाजिक यथार्थ प्रदान किए। ग्रामीण और उपेक्षित समाज साहित्य के केंद्र में आया। 15। इस प्रकार हिंदी के आंचलिक उपन्यासकारों ने भारतीय ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति और सामाजिक यथार्थ को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर हिंदी उपन्यास साहित्य को समृद्ध किया। आंचलिक उपन्यास हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रश्न बेक्षोतंदबे। फणीश्वर नाथ रेणु तथा उनके उपन्यासों पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यास को ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति की नई पहचान दी। 2। उनका जन्म 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। ग्रामीण परिवेश और लोक जीवन का गहरा प्रभाव उनके साहित्य में दिखाई देता है। 3। रेणु के उपन्यासों में ग्रामीण समाज, लोक संस्कृति, किसान जीवन, गरीबी, शोषण, राजनीतिक परिवर्तन और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत जीवंत चित्रण मिलता है। वे भारतीय ग्राम्य जीवन के महत्वपूर्ण कथाकार हैं। 4। उनके प्रमुख उपन्यासों में मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस और दीर्घ तप्पा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें आंचलिक जीवन की विविध संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। 5। मैला आंचल हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें बिहार के पूर्णिया क्षेत्र के ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास और सामाजिक समस्याओं का अत्यंत यथार्थ चित्रण मिलता है। ये आंचलिकता की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। 6। मैला आंचल में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण जीवन में आए राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों का भी चित्रण किया गया है। ग्रामीण समाज की जटिलताएं स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। 7। परती परिकथा में ग्रामीण जीवन, बदलते सामाजिक संबंधों और किसान समस्याओं का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। ये ग्रामीण यथार्थ और मानवीय संघर्ष का उपन्यास है। 8। जुलूस में विस्थापन, सामाजिक परिवर्तन और मानव जीवन की विडंबनाओं को प्रस्तुत किया गया है। समाज की बदलती मानसिकता यहाँ दिखाई देती है। 9। रेणु के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता आंचलिकता है। उन्होंने किसी विशेष क्षेत्र के संपूर्ण जीवन और परिवेश को अत्यंत जीवंत ढंग से चित्रित किया। 10। उनके साहित्य में लोकगीत, लोक भाषा, लोक कथाएं, रीति रिवाज और ग्रामीण संस्कृति का स्वाभाविक चित्रण मिलता है। इससे रचनाओं में प्रामाणिकता और आत्मीयता आती है। 11।
रेणु ने स्थानीय बोलियों और जनभाषा का अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग किया। भाषा में जीवंतता और मौलिकता दिखाई देती है। 12. उनके पात्र सामान्य ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए, स्वाभाविक और संघर्षशील हैं। साधारण मनुष्य उनके साहित्य का केंद्र है। 13. रेणु के उपन्यासों में मानवीय करुणा, सामाजिक यथार्थ और लोक जीवन की गहरी संवेदना का सुंदर समन्वय मिलता है। वे केवल आंचलिक नहीं, व्यापक मानवीय चेतना के लेखक हैं। 14. इस प्रकार फणीश्वरनाथ रेणु ने हिंदी उपन्यास को आंचलिकता, लोक संस्कृति और ग्रामीण यथार्थ की नई दृष्टि प्रदान की। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। प्रश्न वेक्षाट पंदबे, नए विमर्शों के आलोक में हिंदी उपन्यासों पर विचार कीजिए। उत्तर 1. आधुनिक हिंदी उपन्यास में समय के साथ अनेक नए विमर्श विकसित हुए हैं। इन विमर्शों ने हिंदी उपन्यास को नई दृष्टि, नए विषय और नई संवेदना प्रदान की। 2. नए विमर्शों का संबंध मुख्यतः उन वर्गों और समस्याओं से है जिन्हें लंबे समय तक साहित्य में पर्याप्त स्थान नहीं मिला था। हाशिए के समाज को साहित्य के केंद्र में लाने का प्रयास हुआ। 3. स्त्री विमर्श हिंदी उपन्यास का अत्यंत महत्वपूर्ण विमर्श है। इसमें नारी अस्मिता, स्त्री स्वतंत्रता, दाम्पत्य तनाव, लैंगिक असमानता और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरोध को अभिव्यक्ति दी गई। स्त्री को स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया। 4. कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान तथा मैत्री पुष्पा आदि लेखिकाओं ने स्त्री जीवन की समस्याओं और चेतना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। स्त्री विमर्श हिंदी उपन्यास की सशक्त धारा बन गया। 5. दलित विमर्श ने सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता, जातीय शोषण और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। दलित जीवन की पीड़ा और संघर्ष को केंद्र में लाया गया। 6. ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय तथा शरण कुमार लिम्बाले आदि लेखकों ने दलित चेतना को साहित्य में प्रमुखता दी। साहित्य सामाजिक न्याय का माध्यम बना। 7. आदिवासी विमर्श में आदिवासी समाज, उनकी संस्कृति, विस्थापन, शोषण और अस्तित्व संकट का चित्रण किया गया। मुख्य धारा से कटे समाज की समस्याएं सामने आईं। 8. उत्तर आधुनिक विमर्श के प्रभाव से हिंदी उपन्यासों में पहचान संकट, उपभोक्तावाद, वैश्वीकरण और विखंडित जीवन मूल्यों का चित्रण बढ़ा। आधुनिक जीवन की जटिलताएं नए रूप में सामने आईं। नाव, मध्यवर्गीय जीवन, महानगरीय अकेलापन, दाम्पत्य विघटन और मानसिक तनाव भी समकालीन उपन्यासों के महत्वपूर्ण विषय बने। व्यक्ति चेतना और अस्तित्व बोध को प्रमुखता मिली। 10. पर्यावरण विमर्श के अंतर्गत प्रकृति विनाश, औद्योगीकरण और पर्यावरण संकट की समस्याओं को भी हिंदी उपन्यासों में स्थान मिला। मानव और प्रकृति के संबंधों पर पुनर्विचार हुआ। 11. नए विमर्शों ने हिंदी उपन्यास को केवल मनोरंजन या आदर्शवाद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामाजिक संघर्ष और परिवर्तन की चेतना से जोड़ा। साहित्य अधिक लोकतांत्रिक और व्यापक बना। 12. इन विमर्शों के कारण हिंदी उपन्यास में नए पात्र, नए परिवेश और नई भाषा शैली का विकास हुआ। हाशिए की भाषाएं और अनुभव साहित्य में आए। 13. कई बार अत्यधिक वैचारिक आग्रह के कारण कुछ उपन्यासों में कलात्मकता प्रभावित होती दिखाई देती है। रचनाएं विमर्श केंद्रित होकर सीमित हो जाती हैं। 14. फिर भी नए विमर्शों ने हिंदी उपन्यास को नई ऊर्जा, सामाजिक संवेदनशीलता और समकालीन प्रासंगिकता प्रदान की। हिंदी उपन्यास का दायरा अत्यंत व्यापक हो गया। 15. इस प्रकार नए विमर्शों के आलोक में हिंदी उपन्यास समाज के विविध वर्गों, समस्याओं और बदलती चेतना का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। ये आधुनिक भारतीय जीवन का बहुआयामी सामक दस्तावेज बन चुका है। प्रश्न 15 नया उपन्यास पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1. हिंदी साहित्य में नया उपन्यास की अवधारणा मुख्यतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित हुई। ये बदलते सामाजिक, मानसिक और आधुनिक जीवन बोध की अभिव्यक्ति है। 2. नया उपन्यास पारंपरिक कथानक, आदर्शवाद और बाहरी घटनाओं की प्रधानता से हटकर आधुनिक मनुष्य की आंतरिक संवेदना और जीवन संकट को केंद्र में लाता है। व्यक्ति चेतना इसकी आधारभूमि बन जाती है। 3. इसमें मध्यवर्गीय जीवन, अकेलापन, अजनबीपन, अस्तित्व संकट, दाम्पत्य तनाव और टूटते संबंधों का चित्रण प्रमुख रूप से मिलता है। आधुनिक जीवन की विडंबनाएं इसका मुख्य विषय हैं। 4. नया उपन्यास बाहरी सामाजिक यथार्थ की अपेक्षा व्यक्ति के अंतर्मन, मानसिक द्वंद्व और निजी अनुभूतियों को अधिक महत्व देता है। ये मनोवैज्ञानिक और अस्तित्ववादी प्रश्न 156 समकालीन उपन्यास से आप क्या समझते हैं? पिछले 2-3 दशकों में लिखे गए नए उपन्यासों की गति और स्थिति पर विचार कीजिए। उत्तर 1. समकालीन उपन्यास से आशय उन उपन्यासों से है जिनमें वर्तमान समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय जीवन की समस्याओं तथा बदलती चेतना का चित्रण किया जाता है। ये अपने समय का जीवंत दस्तावेज होता है। 2. समकालीन हिंदी उपन्यास में आधुनिक जीवन की जटिलताएं, वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद, तकनीकी परिवर्तन,
राजनीतिक भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और मानवीय संबंधों के संकट प्रमुख विषय बनकर उभरे हैं। समय की बदलती परिस्थितियां उपन्यास का आधार बनी हैं। 3. पिछले 2-3 दशकों में हिंदी उपन्यास का संसार अत्यंत व्यापक हुआ है। हाशिए के समाज और नए विमर्शों को विशेष सम्मान मिला है। 4. स्त्री विमर्श आधारित उपन्यासों में नारी अस्मिता, लैंगिक असमानता, दाम्पत्य विघटन और स्त्री स्वतंत्रता की समस्याओं को प्रमुखता दी गई। स्त्री अब केवल पात्र नहीं बल्कि अपनी चेतना की वाहक बनकर सामने आई है। 5. दलित विमर्श ने जातीय शोषण, सामाजिक भेदभाव और दलित जीवन की पीड़ा को साहित्य के केंद्र में स्थापित किया। साहित्य में सामाजिक न्याय की चेतना मजबूत हुई। 6. आदिवासी विमर्श के अंतर्गत विस्थापन, जंगल, जल, जमीन और आदिवासी अस्मिता की समस्याओं को अभिव्यक्ति मिली। मुख्यधारा से उपेक्षित समाज को स्वर मिला। 7. समकालीन उपन्यासों में महानगरी जीवन, अकेलापन, तनाव, उपभोक्तावाद और टूटते पारिवारिक संबंधों का यथार्थ चित्रण मिलता है। आधुनिक मनुष्य की मानसिक विडंबना स्पष्ट रूप से उभरती है। 8. वैश्वीकरण और बाजारवाद के प्रभाव से जीवन मूल्यों में आए परिवर्तन को भी उपन्यासकारों ने गंभीरता से चित्रित किया है। मनुष्य का संबंध बाजार और उपभोग से जुड़ता दिखाई देता है। 9. राजनीतिक भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, हिंसा और सत्ता संघर्ष समकालीन उपन्यासों के महत्वपूर्ण विषय बने हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की विसंगतियां उजागर हुई हैं। 10. समकालीन उपन्यासों में शिल्प और भाषा के स्तर पर भी अनेक प्रयोग हुए हैं। प्रतीकात्मकता, आत्मकथात्मक शैली, बहुस्तरीय कथन और चेतना प्रवाह शैली का प्रयोग बढ़ा है। 11. भाषा अधिक सहज, बोलचाल के निकट और बहुभाषिक हुई है। क्षेत्रीय शब्दों और लोक भाषा का प्रयोग भी बढ़ा है। 12. उदय प्रकाश, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, काशीनाथ सिंह, अलका सरागी तथा गीतांजलि श्री आदि समकालीन उपन्यासकारों ने नए सामाजिक यथार्थ को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। समकालीन जीवन की विविध समस्याएं इनके साहित्य में दिखाई देती हैं। 13. समकालीन उपन्यासों की गति अत्यंत सक्रिय और प्रयोगशील रही है, किंतु कई बार अत्यधिक विमर्श केंद्रितता और वैचारिक आग्रह के कारण कलात्मकता प्रभावित होती दिखाई देती है। कुछ रचनाएं सीमित प्रभाव छोड़ती हैं। 14. फिर भी समकालीन हिंदी उपन्यास ने बदलते समाज, नए जीवन बोध और आधुनिक संवेदना को व्यापक रूप से अभिव्यक्त किया है। ये वर्तमान भारतीय जीवन का बहुआयामी चित्र प्रस्तुत करता है। 15. इस प्रकार समकालीन हिंदी उपन्यास निरंतर परिवर्तनशील समाज, नए विमर्शों और आधुनिक जीवन की जटिलताओं का सशक्त साहित्यिक माध्यम बनकर उभरा है। ये हिंदी साहित्य की अत्यंत जीवंत और गतिशील विधा है। प्रश्न 157. हिंदी नाटक के उद्भव तथा विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर 1. हिंदी नाटक का उद्भव आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास के साथ 19वीं शताब्दी में माना जाता है। यह हिंदी गद्य और आधुनिक चेतना के विकास का परिणाम था। 2. हिंदी नाटक की प्रारंभिक प्रेरणा संस्कृत नाटकों, लोकनाट्य परंपरा तथा अंग्रेजी नाट्य साहित्य से प्राप्त हुई। इन सभी का हिंदी नाटक पर गहरा प्रभाव दिखाई देता है। 3. प्रारंभिक हिंदी नाटकों में धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं की प्रधानता थी। नाट्यकला का पूर्ण विकास अभी नहीं हुआ था। 4. भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। उन्होंने हिंदी नाटक को नई दिशा और स्वरूप प्रदान किया। 5. भारतेंदु के अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और सत्य हरिश्चंद्र जैसे नाटकों में सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। उन्होंने नाटक को जन जागरण का माध्यम बनाया। 6. भारतेंदु युग में हिंदी नाटक सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय जागरण और व्यंग्य की दिशा में विकसित हुआ। नाटक समाज और राष्ट्र की समस्याओं से जुड़ने लगा। द्वैतेतर युग में नाटक का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा। इस काल में भाषा शुद्धि और नैतिक आदर्शों पर अधिक बल दिया गया। 8. जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को साहित्यिक और कलात्मक ऊंचाई प्रदान की। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अजातशत्रु जैसे नाटकों में इतिहास, राष्ट्रीय चेतना और मानवीय संवेदना का सुंदर समन्वय मिलता है। प्रसाद ने हिंदी नाटक को गंभीर साहित्यिक गरिमा प्रदान की। 10. प्रसादोत्तर काल में हिंदी नाटक अधिक यथार्थवादी और सामाजिक समस्याओं की ओर उन्मुख हुआ। समकालीन जीवन नाटक का प्रमुख विषय बनने लगा। ग्यारह नारायण मिश्र, उपेंद्रनाथ अश्क और जगदीश चंद्र माथुर आदि ने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नाटकों का विकास किया। नाटक आधुनिक जीवन से जुड़ने लगा। 12. मोहन राकेश ने हिंदी नाटक को आधुनिक संवेदना और नए शिल्प से समृद्ध किया। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे आधुनिक हिंदी रंगमंच की प्रतिनिधि कृतियां हैं। 13. आधुनिक हिंदी नाटकों में मध्यवर्गीय जीवन, दाम्पत्य तनाव, अस्तित्व संकट, राजनीतिक विडंबना और सामाजिक विघटन का चित्रण मिलता है। नाटक आधुनिक जीवन का दर्पण बन गया। 14. हिंदी नाटक के विकास में लोकनाट्य, रंगमंच, रेडियो,
दूरदर्शन और आधुनिक थिएटर आंदोलनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नाटक का प्रभाव और व्यापक हुआ। 15 भाषा और शिल्प के स्तर पर भी हिंदी नाटक में अनेक प्रयोग हुए। संवाद, प्रतीकात्मकता, यथार्थवाद और प्रयोगधर्मिता का विकास हुआ। 16 इस प्रकार हिंदी नाटक का विकास सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय भावना, यथार्थवाद और आधुनिक जीवन बोध की निरंतर यात्रा रहा। आज हिंदी नाटक भारतीय समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति बन चुका है। प्रश्न 152 हिंदी नाटक और रंगमंच में पारसी थिएटर का योगदान स्पष्ट कीजिए। पारसी थिएटर का परिचय देते हुए उसके योगदान और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1 पारसी थिएटर 19वीं शताब्दी में विकसित भारतीय रंगमंच की अत्यंत लोकप्रिय नाट्य परंपरा थी। इसका उद्भव मुख्यतः मुंबई के पारसी समुदाय द्वारा हुआ। 2 पारसी थिएटर पर अंग्रेजी रंगमंच, उर्दू नाटक, लोकनाट्य और पाश्चात्य मंच व्यवस्था का प्रभाव दिखाई देता है। ये भारतीय आधुनिक रंगमंच का प्रारंभिक रूप था। 3 पारसी थिएटर की नाट्य मंडलियां विभिन्न नगरों में घूम घूम कर नाटकों का मंचन करती थीं। इससे रंगमंच का व्यापक प्रचार हुआ। 4 इसमें पौराणिक, ऐतिहासिक, प्रेम प्रधान और रोमांचकारी कथाओं का मंचन अधिक होता था। मनोरंजन इसका मुख्य उद्देश्य था। 5 पारसी थिएटर की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित, सरल और संवाद प्रधान होती थी। इससे सामान्य जनता आसानी से जुड़ पाती थी। 6 गीत, संगीत, नृत्य, भव्य दृश्य सज्जा और रंगीन मंच प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषताएं थीं। दर्शकों को आकर्षित करने पर विशेष बल दिया जाता था। 7 हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास में पारसी थिएटर का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसने रंगमंच को जनसामान्य तक पहुंचाया। 8 पारसी थिएटर ने अभिनय, मंच सज्जा, संवाद अभिनय और रंग प्रयोग की नई तकनीकों को लोकप्रिय बनाया। आधुनिक रंगमंच की आधारभूमि तैयार हुई। 9 हिंदी नाटककारों और रंगकर्मियों को पारसी थिएटर से प्रेरणा मिली। नाट्य लेखन और मंचन दोनों को गति प्राप्त हुई। 10 पारसी थिएटर ने हिंदी उर्दू मिश्रित जनभाषा को रंगमंच की भाषा बनाया। इससे नाटक अधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली बने। 11 पृथ्वीराज कपूर और आगा हर्ष कश्मीरी जैसे रंगकर्मियों और नाटककारों पर पारसी रंगमंच का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। आगा हर्ष कश्मीरी को पारसी थिएटर का शेक्सपियर कहा जाता है। 12 पारसी थिएटर ने भारतीय रंगमंच में व्यावसायिकता को भी विकसित किया। नाटक मनोरंजन उद्योग का रूप लेने लगा। 13 किंतु पारसी थिएटर की कुछ सीमाएं भी थीं। इसमें अत्यधिक मेलोड्रामा, चमत्कार और कृत्रिम भावुकता का प्रयोग होता था। कलात्मक गंभीरता कई बार प्रभावित होती थी। 14 मनोरंजन और व्यापारिक सफलता की अधिक चिंता के कारण सामाजिक और मनोवैज्ञानिक गहराई का अभाव दिखाई देता है। नाटक कई बार सतही बन जाते थे। 15.4-15 में गीत, संगीत और दृश्य विलास की अधिकता के कारण कथानक और चरित्र चित्रण कमजोर पड़ जाते थे। नाटकीय प्रभाव कृत्रिम सो जाता था। 16 इसके बावजूद पारसी थिएटर ने हिंदी नाटक और भारतीय रंगमंच को लोकप्रियता, मंचीय तकनीक, अभिनय कला और व्यापक दर्शक वर्ग प्रदान किया। आधुनिक हिंदी रंगमंच के विकास में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 159 लोकनाट्य शैली परंपरा से आप क्या समझते हैं? हिंदी क्षेत्र की विभिन्न लोकनाट्य शैलियों का परिचय देते हुए हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास में उनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर 1 लोकनाट्य शैली परंपरा से आशय उन नाट्य शैली रूपों से है जो लोक जीवन, लोक संस्कृति और जन सामान्य की परंपराओं से विकसित हुए हैं। ये लोक भाषा और लोक संवेदना की अभिव्यक्ति हैं। 2 लोक नाट्य का संबंध सीधे जनता के जीवन, उत्सवों, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक अनुभवों से होता है। इनमें कृत्रिमता की अपेक्षा स्वाभाविकता अधिक होती है। 3 हिंदी क्षेत्र में अनेक लोक नाट्य शैलियां प्रचलित रही हैं, जिनमें रामलीला, रासलीला, नौटंकी, स्वांग, भगत, माच, विदेसिया और नाचा आदि प्रमुख हैं। इन शैलियों ने भारतीय रंगमंच को समृद्ध किया। 4 रामलीला हिंदी क्षेत्र की अत्यंत लोकप्रिय लोकनाट्य शैली है। इसमें रामकथा का मंचन किया जाता है। धार्मिक चेतना और लोक भागीदारी इसकी प्रमुख विशेषता है। 5 रासलीला मुख्यतः कृष्ण लीला पर आधारित लोकनाट्य शैली है। गीत, संगीत और नृत्य का सुंदर समन्वय इसमें मिलता है। 6 नौटंकी उत्तर भारत की प्रसिद्ध लोकनाट्य शैली है। इसमें प्रेम कथा, वीर गाथा और सामाजिक विषयों का मनोरंजक ढंग से मंचन किया जाता है। संगीत और संवाद इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। 7 स्वांग हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय लोकनाट्य शैली है। इसमें हास्य, व्यंग्य और सामाजिक संदेश का समावेश मिलता है। 8 माच मध्य प्रदेश की लोकनाट्य शैली है, जिसमें गीत, संगीत और अभिनय का प्रमुख स्थान होता है। लोक भाषा का प्रभावशाली प्रयोग मिलता है। नई विदेसिया भोजपुरी क्षेत्र की प्रसिद्ध लोकनाट्य शैली है, जिसका विकास भिखारी ठाकुर ने किया। इसमें प्रवासी जीवन, स्त्री पीड़ा और सामाजिक समस्याओं का चित्रण मिलता है। 10 लोकनाट्य शैलियों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी लोकभाषा, सहज अभिनय और जनसामान्य से निकटता है। दर्शक सीधे उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं।
गारा नाटक और रंगमंच के विकास में लोक नाट्य शैलियों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने रंगमंच को भारतीय परिवेश और लोक संस्कृति से जोड़े रखा। 12 लोक नाट्य परंपराओं ने हिंदी रंगमंच को गीत, संगीत, संवाद, अभिनय और मंच प्रस्तुति की समृद्ध परंपरा प्रदान की। आधुनिक रंगमंच को भारतीय आधार मिला। 13 आधुनिक हिंदी नाटककारों और रंगकर्मियों ने लोक नाट्य शैलियों से प्रेरणा लेकर नए प्रयोग किए। हबीब तनवीर और भिखारी ठाकुर जैसे रंगकर्मियों ने लोक नाट्य को नई पहचान दी। 14 लोक नाट्य शैलियों ने हिंदी नाटक को जनसामान्य तक पहुंचाने और सामाजिक चेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रंगमंच अधिक लोकतांत्रिक और जीवंत बना। 15 इन शैलियों में मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक शिक्षा, नैतिक संदेश और सांस्कृतिक संरक्षण का कार्य भी होता रहा। लोक जीवन की सामूहिक चेतना यहाँ व्यक्त होती है। 16 इस प्रकार लोक नाट्य शैली परंपरा हिंदी नाटक और रंगमंच की आधारभूमि रही है। इसने हिंदी रंगमंच को जीवंतता, लोक संवेदना और भारतीय सांस्कृतिक पहचान प्रदान की। प्रश्न 1 साइड दशकों में प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1 प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक का काल मुख्यतः भारतेंदु युग और द्विवेदी युग तक माना जाता है। ये हिंदी नाटक के प्रारंभिक विकास और निर्माण का